हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो ज्ञानी कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हर से हर उपकार करी धीरे सफल बना जाए। वह शक्ति शक्ति हमें दो हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, बन जो है वृक्ष फूले भट के को जाए। शक्ति हमें दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल झूठ अन्याय से वो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभुधान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, सेवा उपकार करें जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में हमारे जितने मेंबर्स हैं उनका स्वागत है। हमारे बीच में M.K. यादव साहब प्रमोटर उपस्थित हैं, रश्मि गोयल मैम उपस्थित हैं, मुन्नी त्रिपाठी जी हमारी सेमेस्टर 2 की हैं, रश्मि गोयल भी सेमेस्टर 2 की हैं, अनीता जैन मैम सेमेस्टर 4 की हैं, वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं, के तिवारी जी सेमेस्टर 4 में उपस्थित हैं, धनंजय कुमार से हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं। हमारे बीच में बबली सिंह भी उपस्थित हैं और वो हमारे प्रमोटर हैं हमारे संस्था की समवाय फाउंडेशन की। इसके अलावा भी हमारे बीच में हाँ सागर जो सारथ समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं और हम लोग एस्पस से जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से। हम उनके 3 मनीषियों की ऋणी हैं। एक है ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान अध्यक्ष JP अग्रवाल सर और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है उसको वह चिकित्सा की शिक्षा हो या शिक्षा है
दोनों को हम लोगों ने ग्रहण किया है और उसको हम जन जन जागरण अभियान के तहत उसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यह जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने, ताकि यह एक्यूप्रेशर विधा, चाहे वो चाइनीज विधा के रूप में हो, चाहे वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर विधा के रूप में हो, हम लोग इसको फैलाएं और जो रोगी है, जो पीड़ित मानवता है, उसका कुछ कल्याण हमारे माध्यम से हो सके। हम किसी प्रयोजन से जुड़े हुए हों, हम अपने परिवार का कल्याण चाहते हों, हम समाज का कल्याण चाहते हों, किसी भी उद्देश्य से हों, प्रोफेशनली भी जुड़े हुए हों, सबके उद्देश्य के लिए हमको इस चिकित्सा विधा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसीलिए क्लासेस, समवाय क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने अभी तक बात किया था, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही सर, आ रही। हाँ, चीनी दार्शनिकों ने, देखिए दार्शनिक थे, दर्शन था, दर्शन में कुछ चीजें होती हैं जो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, कुछ अनुभूत जन्य होती हैं, यानी मन की। तो ये उन्होंने कुछ अनुभूत जाना, कुछ अनुभूत जन्य जाना, उसको कुछ का बाद में साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हुआ। तो जब उन्होंने पंचतत्व सिद्धांत की बात कही, जब उन्होंने मेरिडियंस की बात कही, जब उन्होंने ऊर्जा शरीर की बात कही, जब उन्होंने ब्रह्मांड से ऊर्जा आने की बात कही, तो ये उनका दर्शन था कि क्यों एक पराभौतिक सत्ता की वो कल्पना कर रहे थे। मानव शरीर जो भौतिक था उसको ये मान रहे थे कि इसके साथ ऊर्जा शरीर है, और ये उनका ये कहीं दार्शनिक विचार था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जो उनके रिजल्ट आए वो सिद्ध होते चले गए कि ये जो उन्हें पराभौतिक का कंसेप्ट है, उनका विचार है, वो सही है। तो पंचतत्व सिद्धांत में उन्होंने जो परिकल्पना किया था इन यांग सिद्धांत की, ये भी पराभौतिक था और ये विचार था, या दार्शनिक विचार था। इस विचार के आधार पर जो चिकित्सा की पद्धतियां विकसित होती चली गई, उनमें अनेक अनुभव भी आते चले गए। तो कुछ अनुभूत जन्य भी उनको रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो उस पर उन्होंने अपने लॉ, नियम, कोई किसी चिकित्सा विधा को, किसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो वो नियम धीरे धीरे वो बनाते चले गए और वही उसमें एक आगे हम लोग चलते। और लोग अपने वीडियो को म्यूट कर लो, अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग और पैसेज पॉइंट का एक कंसेप्ट आया। एक हम लोगों ने ये कहा था कि जो कोई मेरिडियन है, कोई भी चीज है, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, वो पंच तत्वों के आपसी सहयोग का परिणाम है। यानी किसी भी मेरिडियन में पंच तत्व होंगे, पंच तत्वों के प्रतिनिधि होंगे। तो वैसे ही इन और यांग में भी पंच तत्वों के प्रतिनिधि सब ऑर्गन्स में थे और सब उनके चैनल्स में थे। चैनल्स माने हम जब बात कर रहे हैं तो मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो इनमें चैनल में थे। अब उन्होंने ये देखा कि प्रत्येक मेरिडियन में, मान लीजिए एक ही घर परिवार के दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ है, इनमें दोनों में किसी में रुपया कम है, किसी में एक आदमी के पास पैसा कम है तो उसने दूसरे से ले लिया, दूसरे के पास पैसा अधिक है उसने पहले से ले लिया, तो वो दूसरे को दे दिया। यानी ये सब आदान प्रदान हो सकता है। तो यही सिद्धांत जो जगत में था, जो संसार में था, या संसार तो बाद में आया, तो ये जो जगत पहले सिद्धांत था वह जगत में भी प्रकट हुआ। तो कैसे उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा बह रही है और दोनों चैनल्स में बह रही है, एक इन चैनल से बह रही है, एक यांग चैनल से बह रही है, तो उनका एक रास्ता, उन्होंने का एक द्वार कह दिया और कहा कि उस द्वार से ऐसा, उस द्वार, वो द्वार ऐसा है
जिससे आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है ऊर्जा का। यानी एक द्वार है, जैसे आपके दो घर हैं, दो भाई हैं, उनके बीच में एक दीवार खोल दीजिए और उससे कहिए कि उस घर से इस घर से आने का कोई सामान आ सकता है इसी रास्ते से। ऐसे ही पैसेज पॉइंट की परिकल्पना है कि इनको कहा ये पॉइंट जंक्शन कहलाए, उसके जंक्शन पॉइंट बने, इसमें मीटिंग पॉइंट है और दोनों इन और यांग के बीच में एक पॉइंट बता दिया। जैसे हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है तो दोनों के बीच में एक एच का होगा, हार्ट का होगा और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। इन दोनों के द्वारों के बीच में संबंध बता दिया और ये कह दिया कि जब कभी किसी डिफिशिएंट ऑर्गन में, एक सिद्धांत ये हुआ कि जब कभी किसी डिफिशिएंट ऑर्गन में ऊर्जा कम होगी तो वो दूसरे के पॉइंट से ले लेगा। कैसे ले लेगा? इसी डिफिशिएंट ऑर्गन के इस पॉइंट को आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ट्रीट कर दीजिए। तो उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में दोनों में एक एक पॉइंट है। एक में उसको H5 कह दिया, यानी हार्ट का 5वां बिंदु कह दिया। उसको LI कहा, जब उन्होंने कहा तो उसको 7वां बिंदु कह दिया। SI कहा, SI का 7th पॉइंट कह दिया। अब इन दोनों कहा कि जब कभी आपको ट्रीट करना है तो दो थ्योरी हुई, एक तो जिसके पास अधिक है वो दूसरे को दे दे, लेकिन पहला सिद्धांत अधिक लागू हुआ कि जिसके पास कम है उसी की चर्चा करेंगे ना। जिसके पास अधिक है वो तो बात ही नहीं करेगा, जिसके पास कम है उसी की बात करेंगे। तो जिसके पास कम है वो दूसरे से ले लेगा। ये एक सिद्धांत निकला कि वो उस पॉइंट पर अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे, उस क्या करना है, उसको टोन कर देना है। अगर H5 को आप टोन कर देंगे तो क्या करेगा, H5 SI7 से ऊर्जा को ले लेगा। H5 और SI7 में दोनों पैसेज पॉइंट हैं, एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के दोनों इन और यांग ऑर्गन के पॉइंट्स हैं। इनमें अगर H में हार्ट में कम होगी तो हार्ट में ही उसी के पॉइंट को H5 मतलब लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट, दोनों समझ लीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है, कभी लियो कनेक्टिंग पॉइंट बोल देंगे, कहीं पैसेज पॉइंट बोल देंगे। तो हमको ये शब्दावली को याद रखनी है कि वही एक ही है, पैसेज पॉइंट वही है, वही लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो अब H5 में अगर आपने टोन कर दिया तो इसका असर ये होगा कि वो SI से स्मॉल इंटेस्टाइन के 7 पॉइंट से, मतलब उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगी लेकिन 7 पॉइंट के थ्रू आएगी जुड़ा हुआ। तो इस तरह ये एक सिद्धांत निकला। तो उन्होंने कहा कि कैसे ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसफर ऐसी होगी, उन्होंने कहा कि बाय प्रेसिंग द पैसेज ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डिफिशिएंट ऑर्गन, यानी जिसमें कम है उसको ट्रीट कर दीजिए, उसको टोन कर दीजिए, तो दूसरे से बह करके इसमें आ जाएगी। दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये भी हो सकता है कि जिसके पास अधिक हो, जिसके पास अधिक है उसको ट्रीट कर दीजिए। तो ये बात सही है कि अगर SI7 को हम ट्रीट कर देंगे, ट्रीट करने का मतलब इसको, ये अधिक है तो अधिक को छोटा करना, कम करना है, तो इसको हम लोग कर देंगे सिडेट कर देंगे, तो इससे ऊर्जा चली जाएगी H5 पे। लेकिन आप लोग एक पर ट्रीटमेंट अधिक करिएगा, नॉर्मली डिफिशिएंट ऑर्गन को ही आप लोग करिएगा। जो डिफिशिएंट ऑर्गन है उसको प्रेस करिए, उसको टोन कर दीजिए, तो दूसरे ऑर्गन से अपने आप इसमें उसी एलिमेंट की ऑर्गन से आएगी। ये ध्यान रखना है कि एक ही एलिमेंट के दो जो इन और यांग है उनसे आती है। अब इसका देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण को आपको, मतलब सिद्धांत ये है, इसी को जितना पढ़ेंगे आप उतना समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि एक ही ऑर्गन में अगर डिफिशिएंट ऑर्गन के पैसेज पॉइंट को टोन करने से दोनों ऑर्गन में ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिक है, हार्ट में कम है, तो हार्ट के पॉइंट को, लियो कनेक्टिव पॉइंट को या पैसेज पॉइंट को टोन कर दीजिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो ये आप एक ही ध्यान रखिए, अभी धीरे धीरे जब आपको अनुभव बढ़ेगा तो अभी आप डिफिशिएंट वाला ही रखिए, टोन वाला मत रखिए, नहीं तो फिर टोन सिडेट में फंस जाएंगे। दूसरा सिद्धांत देखिए, बहुत बढ़िया ये है। इन्होंने कहा, हम लोगों ने और पढ़ा, आगे पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मिड डे मिडनाइट का एक हम लोगों का सिद्धांत था, हॉररी पॉइंट सिद्धांत था ना, कि वो जो 3 से 5 ऊर्जा, हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 से 5 ऊर्जा लंग्स में रहती है सवेरे, ब्रह्मांड से ऊर्जा 3 से 5 आती है।
क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना कि 24 घंटे में 12 ऑर्गन और 2-2 घंटे में ऑर्गन में ऊर्जा आती है ब्रह्मांड से। तो 3 से 5 लंग्स में अधिक रहेगी और 3 से 5 जो शाम का होगा तो लंग्स में कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन इस समय भी किसी के पास मैक्सिमम ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा 3 से 5 का समय यूवी का है। तो यानी दोनों रिलेशनशिप क्या है, 3 से 5 जो ऑर्गन है हमारा लंग्स और यूवी के बीच में एक दोनों का एक रिलेशनशिप है, एक दोनों का, इसको उन्होंने भाई बहन कह दिया कि भाई बहन का रिलेशनशिप है। चलिए, तो अब यूरिनरी ब्लैडर के पास एनर्जी 3 से 5 सबसे अधिक है, उसमें लंग्स के पास सबसे कम है, क्योंकि लंग्स के पास तो उसमें ऊर्जा कम आती है, आएगी नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हैंग हो गया है। शायद नेटवर्क सर इशू आवाज होगा सर के यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है। जी नेटवर्क नहीं आ सर रहा है के यहाँ शायद। नेटवर्क इशू हो सकता है। आप लोग के भी हो रहे हैं। दोबारा फिर से जुड़ रहे हैं। अच्छा बाप रे, खबर सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई क्या? लाइट चली गई। अच्छा अच्छा। सर म्यूट है अभी आप।
पहले आवाज आ रही थी ना? आ गई है सर, अब आ गई। अब आवाज आ रही। आ रही है? हाँ हाँ। आ रही सर, आ रही है। अरे शेयरिंग तो होनी चाहिए, शेयरिंग तो होनी चाहिए। वो तो नहीं शेयर है तो पढ़ नहीं रहा। इसमें क्या दिखा रहा है? क्या कह रहा है? आ रही सर, स्क्रीन में भी आ रहा है। नहीं, स्क्रीन मूवमेंट नहीं हो रहा। नहीं, अच्छा मूवमेंट नहीं हो रहा है। कर दीजिए उसको एक बार, स्टॉप करने से करना। हैंग हो गया होगा सर। आवाज आ रही? हाँ, हाँ हो गया। आवाज तो आ रही है, आवाज हाँ, तो आ रही है। हाँ ठीक हो हाँ, गया सर। ठीक। तो ये जो एक पॉइंट और आया कि जो दो भाई बहन के रिश्ते की वजह से, मतलब एक में सबसे अधिक ऊर्जा है और एक में सबसे कम ऊर्जा है, इन दोनों के रिलेशनशिप के आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसमें कम हो उसको उसके पैसेज पॉइंट को ट्रीट कर दीजिए, टोन कर दीजिए, तो दूसरे से जो दूसरा भाई बहन वाला रिलेशनशिप वाला ऑर्गन होगा उससे ऊर्जा चली जाएगी। ये दो संतान तो निकले इससे, केवल एक ही एलिमेंट के दो दो जो है इन यांग, उनमें भी चैनल में ट्रांसफर हो सकता है, और एक दूसरा जो भाई बहन के रिश्ते पर है, जो मिड डे और मिडनाइट के हिसाब से रिलेशनशिप में है, जिसमें ऊर्जा सर्वाधिक है और जिसमें सबसे कम है, उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। तो जिसमें कम है ऊर्जा, उसके पॉइंट को, उसके लियो कनेक्टिव पॉइंट को आप टोन कर देंगे तो दूसरे से अपने आप चली जाएगी। इसमें ध्यान रखिए, इसमें समय की बात नहीं कही गई है, ये नहीं कहा गया है। वो हम लोग हॉररी पॉइंट में देखेंगे समय की बात है, इसमें समय की बात नहीं है। इसमें जब भी अगर आपको लगे कि लंग्स में डिफिशिएंट है और यूबी में एक्सेस है, तो लंग्स को आप टोन कर देंगे, लंग्स के इस LU7 को, तो यूबी 58 से चली जाएगी ऊर्जा। बस ये पॉइंट है इसमें। शेष चीजें तो आप लोग उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लीजिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि लियो कनेक्टिव पॉइंट या पैसेज पॉइंट क्या क्या है। LU7 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ST40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ST40। SP4 बहुत इंपॉर्टेंट है जलोदर के लिए। SP21 ग्रेट लियो कनेक्टिव पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SP21 को आप मेथी लगा दीजिए तो भी बहुत फायदे होंगे। तो इस तरह आप लोगों को इसको दूसरा पॉइंट नीचे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। GV21, GV1 और CV15, ये दोनों भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। GV1 और CV15 ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो GV1 इज पैसेज पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल, CV15 पैसेज पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल। तो अगर कभी जीवी में ऊर्जा अधिक है तो CV15 में आप ट्रीटमेंट करने से जीवी की ऊर्जा को ला सकते हैं, और अगर आपको CV15 में ऊर्जा अधिक है, GV1 में कम है, तो GV1 को आप टोन कर दीजिए तो CV15 से उसमें ऊर्जा चली जाएगी। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग एक दूसरा ज़ीग्लेफ्ट सिद्धांत पे आते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ज़ीग्लेफ्ट पॉइंट है और एक्यूमुलेटिंग पॉइंट भी कहा गया, इनको हंग कहा गया, हंग। अब देखिए इसी में उन्होंने ये दृष्टिकोण रखा कि इन्हीं पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट हैं जिनमें एनर्जी जब जाती है, जैसे सड़क को चल रहे हैं और कभी आपको लगे कि वहां पर कहीं जाम लग गया, तो जाम लग गया में तो क्या करती है पुलिस, क्या करती है, वो एक जगह पर सारे ट्रकों को इकट्ठा करा देती है, और फिर जब जाम खुलता है तो कहती है धीरे धीरे उससे निकलो। तो ये जो ज़ीग्लेफ्ट पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कहीं ऊर्जा रुक गई तो रुक जाने पर क्या होती है, वो वहीं पर जम जाती है। जम जाती माने वहीं पर रुक जाती है और गड्ढे में चली जाती है, इसको समझ लीजिए। तो गड्ढे में चली जाने से उसको निकालना पड़ता है। तो यानी जब कभी इस गड्ढे में पड़ी हुई ऊर्जा को निकालेंगे तो इसके क्रॉनिक या कोई बहुत एक्यूट या बहुत क्रॉनिक केसेस, इनमें सब में परिवर्तन आएगा। तो इन पॉइंट्स का प्रयोग गंभीर
बीमारियों के उपचार में भी होता है, और आपको एक्यूट डिजीज, एक्यूट माने तुरंत आई, और गंभीर बीमारी माने क्रॉनिक डिजीज, तो क्रॉनिक डिजीज में भी करिए और नए रोगों में भी इनका इलाज होता है। नॉर्मली करते क्या है कि पहले आप जो गंभीर बीमारी अगर आई तो पहले गंभीर बीमारी को दूर कर दीजिए, फिर जी-क्लेफ्ट पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। तो इसी के आधार पर, और इनको क्या हुआ, वहां पर इनको माना गया जो हुंग या हंग कहिए, हुंग नहीं होता, हंग, तो जो हंग है ये बौद्ध मंदिरों को कहा जाता था। तो ये माना, जैसे हम लोग मंदिरों में मानते हैं कि मंदिरों में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, हम लोग मानते हैं कि एक ऊर्जा वहां पर सतत रूप से बहती रहती है, तो जैसे हम जाते हैं और हमारा मन अचानक प्रसन्न हो जाता है और हमको ऊर्जा अधिक लगती है कि ऊर्जा अधिक मिल गई, वैसे ही ये है सिद्धांत है कि ये बौद्ध मंदिरों में उन्होंने कहा कि बौद्ध मंदिर है तो यहाँ ऊर्जा सबसे अधिक है, तो इन ऊर्जा का यूज किया गया बाद में आगे चल के हम लोगों ने इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया। कैसे इन्फेक्शन दूर करने के लिए किया, इसको कहा गया कि अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो आप क्या करिए, ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होते हैं, शुरुआती पॉइंट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो शुरुआती माने तम, हम आयुर्वेदिक में जोड़ दीजिए, आयुर्वेदिक में उसको तम कहा गया, जहां से जन्म हो रहा है वो तम है, यानी ऑर्गन सोर्स पॉइंट जन्म का पॉइंट हो गया, तो तम का पॉइंट हो गया। और प्रकाश बिंदु क्या हो गए, जी-क्लेफ्ट पॉइंट प्रकाश बिंदु हो गए, सबसे अधिक प्रकाशित हुआ, तो जो आत्मा वाला पॉइंट, तो हम लोगों ने वहां क्या किया था, 0 टोन 9 सीडेड क्यों किया, इन्हीं से निकला। इन्होंने कहा कि जो प्रकाश वाला है, अगर बाहर से कोई आदमी आता है, आपके यहाँ कोई चोर आए और लाइट आप बिल्कुल ऑफ हो जाए तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके पास टॉर्च होगी नहीं, तो टॉर्च भी नहीं होगी तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा ना, उसको धीरे धीरे लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी, तो वो अंत में अगर ऐसे किसी बैक्टीरिया को लाइट न मिले और लाइट जीवन की आवश्यक वस्तु है तो वो क्या करेगा, अंत मर जाएगा। ऐसे ही उन्होंने कंसेप्ट किया कि तम को बढ़ा दीजिए और प्रकाश को घटा दीजिए, तो यानी जी-क्लेफ्ट पॉइंट को ऑक्सीडेट कर दीजिए और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर दीजिए, तो इन्फेक्शन का पॉइंट निकल आए। तो इसका प्रयोग इस रूप में किया गया, तो ये बताना आवश्यक है। और इन सब के ये पॉइंट आपको पॉइंट, इनमें दोनों में आपको LU6 LI7 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सब आप लोग पढ़ें, और जिसको जैसे कहीं कुछ हुआ तो आप इन पॉइंट्स में और कुछ मत करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इन पॉइंट्स पर केवल मेथी लगा दीजिए, तो भी आपको समझ, वो उसका रिलीफ आपको मिल जाएगी। तो इन पॉइंट्स का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, जो इन लिंकिंग पॉइंट है, इन वो ये पॉइंट ऐसे हैं, आप इसका इसे खुला हुआ है और ये बंद करें। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल थी। वेसल माने क्या हो, मेरिडियन तो छोटे राजमार्ग है, वेसल माने बड़े राजमार्ग, मानी ऊर्जा का प्रवाह वहां और अधिक हो रहा है। तो ऐसे ही इस तरह के 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट थे और वेसल थे, जिनके ये पॉइंट्स भी हैं, जिनको जी-क्लेफ्ट पॉइंट भी कहा गया है। तो ये जैसे K9 है, CB 35 है, K8 है, UB 59 है, ये सब उसी के पॉइंट है। और ST 30 देखिए, कंसेप्शन वेसल का पॉइंट ST 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बैलेंसेस की ब्लड एंड टेम्परेचर। आपके पास क्या होता है शरीर में की होगी, रक्त होगा, जल होगा और अग्नि होगी। तो ये जो टेम्परेचर है ये बैलेंस की को करता है, ब्लड को करता है, टेम्परेचर करता है, और ये दोनों अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट ट्रीट्स ऑल प्रॉब्लम्स इन ओवरी। ये बहुत ध्यान रखिए, ST 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमेशा जो है आप केवल मेथी लगा करके इसको आप कर सकते हैं। और ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में बहुत अधिक यूज होता है। कंसेप्शन माने होता है कि स्पेशली वहीं से जन्म की बात कही जा रही है, तो कंसेप्शन वेसल जन्म की बात कही जा रही है, तो ये इसीलिए कहा गया कि ओवरी के लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ गए। सॉरी सर, 1 मिनट डिस्टर्ब करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोगों ने तम पॉइंट बोला था जी, और प्रकाश वाला पॉइंट किसको बोला था, ये मुझे जी अभी जो पढ़ाया
बौद्ध मंदिरों में ये पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा, ये क्लिफ पॉइंट जिनको हम लोग बोल रहे हैं, ये पॉइंट जी ठीक है, ये क्लिफ पॉइंट, ये प्रकाश पॉइंट है। प्रकाश पॉइंट है। इसमें ऐसा हुआ ना, चीन में महान बौद्ध मंदिरों को हंग कहते हैं, यानी जो बौद्ध मंदिर है, जैसे मंदिर हमारे यहाँ, उनके यहाँ बौद्ध धर्म था, हमारे यहाँ हम लोग मंदिरों में कहते हैं ना कि मंदिरों में जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, ऊर्जा। तो वैसे ही प्रकाश के केंद्र माने गए। सारे के भी बहुत ही ना आवे थी, कुछ ना आवे थी, पता नहीं सब के आवे थी समझ जी तिवारी जी बोले। खाली आवाज आवे। सर एक चीज पूछनी है। तो मेरा प्रश्न हल हो गया। और ऑडियो बंद कर दीजिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना बोलिए है। बोलिए। सर जैसे हमें ये क्लैफ पॉइंट आपने बताए हैं, और अगर मान लीजिए किसी की लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो ये हमें LI7 लगाना होगा ना? LI7, हाँ। अगर नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं अभी केवल समझिए, प्रॉब्लम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कम ज्यादा की बात नहीं। अगर अच्छा, इसके लिए ये पॉइंट के लिए जी सर। इन्फेक्शन पॉइंट, जी हाँ, इन्फेक्शन पॉइंट में आपको हमेशा LI4 और LI7 दो पॉइंट हुए ना, क्योंकि LI4 क्या हुआ, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो उसको आप टोन कर दीजिए। तो उसको टोन करने से क्या होगा, आप कलर में आइए, तो उसको हम लोग 0 टोन 9 शेड की बात कर रहे हैं ना, तो LI4 को टोन कर दीजिए। तो अगर टोनिंग में आप करेंगे तो भी उसमें आप ब्लैक कलर लगा सकती हैं। तो आप अपने हाथों में जहां पर आपका आ रहा है, इसमें LI आ रही है, हाँ जी, तो उसमें LI और SI आ रही है, SI इसमें आ जाएगी। तो LI SI का जो पॉइंट इसी में आएगी, दोनों में LI SI दोनों में आएगी। तो इन दोनों पॉइंट पे LI4 LI7 और SI4 SI6 इसको ब्लैक लगा दीजिए। और फिर स्टमक में मेडियन चले जाइए, तो स्टमक में आपको 34 और 42 दो मिलेगी पॉइंट। तो 3-6 पॉइंट आप लगा लीजिए। तो ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बच्चों के लिए तो हो ही गया। जो बच्चे बहुत बीमार होते हैं ना, जैसे कोई खा लेता है, कोई मिट्टी खा लेता है, बैक्टीरिया आदि होता है ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये पॉइंट है। और ये आप इसको ट्रीटमेंट करिए, या आयुर्वेदिक में जाएंगे तो 0 टोन 9 रेट, ये LI का, ये SI का है, ये LI की उंगली है, तो SI ये LI ऊपर, SI यहाँ पर, और स्टमक ये, तो इन तीनों पर 0 टोन 9 रेट, 0 या पूरा ब्लैक कर दीजिए। तो ये आपका इन्फेक्शन का पॉइंट तैयार हो गया। तो चाहे चाइनीज में करिए यही वाला, जीक्लर पॉइंट को सिडेट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन, वो कर देंगे तो भी चलेगा, ये चलेगा। और इसको करके देखिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ब्लैक केवल पॉइंट लगा लीजिए बस, सिंपल डॉट बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गोला खूब करिए, कोई जरूरत नहीं गोला करने की, सिंपल डॉट लगा दीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। सिंपल डॉट लगा दीजिए, आपको काम। सर हम भी पूछ सकते हैं सर? जी बोलिए। सर ये बड़ों के भी यूज होता है कि अगर पेट में बड़ों के भी कीड़े हैं तो? पेट में बड़ों के कीड़े, हाँ बिल्कुल, कीड़ों के लिए जो आप कर रहे हैं ना, तो कीड़ों के भी इन्फेक्शन का, यही तो इन्फेक्शन का पॉइंट है। इन्फेक्शन के पॉइंट ये 0 टोन 9 रेट है। और आयुर्वेदिक में एक और आपको समझ लीजिए, आयुर्वेदिक में कभी आपको करना हो तो जैसे आपको लग रहा है कि बड़ों के कीड़े हो गए हैं, तो 0 टोन 9 रेट कर रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, तो 0 टोन 9 रेट। और आयुर्वेदिक में और जाइए पॉइंट, आयुर्वेदिक का एक सिद्धांत और है कि इन्फेक्शन हमेशा कब पैदा होता है, जब जल और अग्नि मिलती है, अभी तो इन्फेक्शन होता है। देखिए ह्यूमिडिटी जब होती है, बारिश में, हाँ ह्यूमिडिटी, यस एग्जैक्टली। अब ह्यूमिडिटी, हम लोग ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी, तो वहां पर जल अग्नि की बात कर रहे हैं, यहाँ ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग चाइनीज में। तो जब आपको बैक्टीरिया को नष्ट करना है तो अग्नि बढ़ा दीजिए। तो अग्नि क्या करेगी, अग्नि बढ़ा देगी, तो अग्नि जला देगी, और जल को कम कर दीजिए। तो 0। ओके सर, LI SI और ST का हीट पॉइंट मतलब टोन पॉइंट अभी हम तो केवल अभी सिंपल इस बात करें कि यहाँ तो आप 0 टोन 9 जीक्लर पॉइंट को करिए, ये तो आप कहिए होंगे। आयुर्वेदिक में एक और पॉइंट है कि 0 टोन 9 रेट करिए ही करिए, आप 3 टोन 4 रेट भी और कर लीजिए, तो आपका जिसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आप बोलते हैं वो हो जाएगा। वहां 0 टोन 9 रेट यही वाला कंसेप्ट है। कितने दिन लगते पड़ते हैं?
कितने दिन लगाने पड़ते हैं सर ये? नहीं, अब देखो ये वाला देखिए, कभी पॉइंट आपसे भी पूछेंगे, जैसे आपने हमसे पूछा, आपसे भी पेशेंट पूछेंगे हाँ भाई, अगर वो 10 साल हाँ, बाद आए, हम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा 3 सर। साल बीमारी पाल रहे हैं, उनका हमने ये दवा किया वो किया, ऐसे मत कहिए, कहिए कि ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। Okay. आप देखिए, सिम्टम हमेशा देगा, सिम्टम देना बंद हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि ठीक हो रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, फिर हम लोग उसमें जाएंगे वापस इसमें। हम लोग अब हम लोग का दूसरा सेशन शुरू हो गया है। तिवारी जी का कहना था कि जब 45 मिनट की क्लास होती है तो कंसंट्रेशन अधिक रहता है और ठीक भी रहता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अधिक घंटे लेते जाते हैं, कंसंट्रेशन घटता जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोग उसी सिद्धांत को ले रहे हैं। हाँ हाँ, सुधा मैडम, क्या कोई पॉइंट है? हम लोग आगे चले ब्लड पर। चले सर। जी, हेलो सर। हेलो सर। हाँ मैम। सर मैं सुधा बोल रही हूँ। नमस्ते सर। बोलिए। सर आप अभी अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं, 2-3 क्लासेस, पढ़ाई तो समझ में आ रही है, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट था, जैसे मेरिडियन का हमारे बॉडी में पूरा जाल फैला हुआ है ना, मेरिडियंस का, हाँ। इसको अगर किसी क्लास में ना मैप के थ्रू समझा देते हमें, तो आप जब किसी भी पॉइंट का नाम लेते तो हमारे माइंड में वो पॉइंट अपने आप चला आता सर। अभी जैसे आप LI4 LI7 कहते हैं, तो वो जब हम बुक में देखेंगे तब दिमाग में आएगा। अगर किसी दिन मैथ के थ्रू बता देते ना हमें मेरिडियन के बारे में। ठीक है मैम, देखिए अब समझ रहे हैं आप बात। देखिए हमारे पास तो समय का बहुत ही हम तो उसके नहीं, हम लोग 45 मिनट रखा हुआ है। कोर्स हम लोग पूरा कराना चाहते हैं जितना, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक आध क्लासेस ऐसे लिए जाते हैं बीच बीच में, जब हम लोग पास समय हो और हम लोग उसको किसी दूसरे समय में ले लें। लेकिन थोड़ा सा जो 3 दिन का भी क्लास रखा हुआ है, शुक्रवार का, शनिवार का, इतवार का, और दोनों में 1.5 घंटे का समय है, तीनों में, तो 4.5 घंटे में कोर्स भी पूरा करना चाह रहे हैं। और एक कम से कम सिद्धांत जो है, ये चाहते हैं कि सिद्धांत आप लोगों को जरूर मालूम रहे कि हाँ फिर आप उसको, जो किताब है आपकी पूरी ट्रीटाइज 2 भी आपके पास, ट्रीटाइज 2 भी होगी, और ट्रीटाइज 1 में भी आप देखिए इन चैप्टर्स को जब आप देखिए, और जो पॉइंट थोड़ा सा आपको टफ लगे, आप कभी पूछिए, हम लोग बता देंगे। देखिए ये वाला जो, जैसे आप इनको थोड़ा सा स्टडी करिए, इनमें जो कुन वाला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये जो कुन का पॉइंट है, जो ट्रीटाइज 1 की किताब है, इसमें जो कुन वाला है, ये आपके अंगूठे से आप खुद देखना शुरू करिए। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए 9 पॉइंट इसमें, देखिए एलयू है ना, ये लंग्स का मेरिडियन है, एलयू 9 हथेली पर, ठीक है सर। पेज नंबर 40 ना, ट्रीटाइज 1। यस सर। पेज नंबर शायद ये 124 124। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ 1 कुन, देखिए कुन लिखा हुआ है, ये जो स्केल वगैरह बनी हुई है, ये जो स्केल बनी है, कुन की स्केल है। तो इससे क्या होता, आप अपने अंगूठे का, दूसरे का नहीं, अपने अंगूठे से यहीं पर आप, जहां पर आपका कलाई आ रही है, इस कलाई पर, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कलाई है, कलाई पर आप इस पॉइंट पर जब जैसे रखेंगे यूं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये कुन का है, ये समझिए, ये कुन की कैलकुलेशन है। तो इस आपका कुन, आपके हाथ के अंगूठे की जो चौड़ाई है, उससे आप निकालें। और आप LU 9 लगाना चाहते हो, ओरिजिनल लगा लीजिए, जहां लगा सकती है ओरिजिनल, वहां जरूर ओरिजिनल लगाइए। जहां नहीं लगा सकती हैं, वहां आप ट्रीटाइज इसी का 175 में आप ब्योल चार्ट में आ जाइए, क्योंकि शरीर के बीच के ढकने वाले जगह हैं, वहां पर हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसलिए उन जगहों पर जहां लगा सकते हैं, वहां जरूर लगाइए, कोशिश करिए कि वहां जरूर लगाइए। और ये बहुत सरल है, बिल्कुल किनारे एक तरफ है, LU लंग्स, हार्ट
और पेरिकार्डियम और ट्रिपल बार के बहुत सरल पॉइंट्स हैं। आप देखिए बिल्कुल उसी तरह मैं बता दूं, आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई मेरिडियन वाले में। देखिए आप देखिए उसी तरह हार्ट मेरिडियन देखिए दूसरी तरफ है ना, छोटी उंगली की तरफ। अब यहीं पर 4, 5, 6, 7 देखिए आप पॉइंट है। तो आप कभी भी किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो तो आप मान लीजिए LU9 को आपने टोन किया, क्यों? आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको टोन करेंगी, एनर्जी बढ़ानी है। आपने LU9 को जहां टोन किया तो एक और सिद्धांत याद मैंने बताया था आपको कि आप लोग जैसे ट्रीट करेंगे हार्ट लंग्स को, हार्ट को भी ट्रीट करिए। आप सिंपल लगा दीजिए, सिंपल मटर लगा दीजिए, सिंपल चना लगा दीजिए, लेकिन लगाइए जरूर। कहाँ लगाइए? यही H7 देखिए बिल्कुल H7 बिल्कुल वही कलाई पे है। एक तरफ 7 है, एक तरफ 9 है, LU9 है और एक तरफ H7 है। सर इसी से देखिए कुन की लंबाई ये देखिए इसी में दिया हुआ है, ये कुन है। जहां पर 12 लिखा हुआ है वो 10 है, यानी एक कुन, आधा कुन, एक कुन, ये पूरे कुन की लंबाई है यहाँ से वहां तक। तो इसको इस तरह समझिए और लगाइए इसको, आप बिल्कुल लगा लेंगे, कोई चिंता, क्योंकि कुन है। कुन आप दूसरे के मुंह यूज नहीं करना, ठीक? ओके सर पेट सर सर हाँ सर ये गवर्निंग वेसल CV और GV इसको फ्रंट और बैक साइड से समझ सकते हैं, बॉडी के फ्रंट और बैक साइड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस वही है ये। फ्रंट साइड में क्या आएगा सर? GV गवर्निंग वेसल्स। हाँ नहीं, फ्रंट साइड में CV कंसेप्शन वेसल, CV ओके सर। बैक में साइड में CV कंसेप्शन वेसल है, क्योंकि कंसेप्शन वेसल इन है, इन कंट्रोलिंग है। तो ये देखिए ये सामने एक भाग में जा रही है इन वेसल, कंसेप्शन वेसल, इन वेसल। सर पेज नंबर प्लीज। पेज नंबर 147 ओके 147 और गवर्निंग वेसल मेरिडियन ये पॉइंट देखिए ये। थैंक यू और सर। सिद्धांत याद रखिएगा आगे चल के, जैसे सिद्धांत अभी आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, अगर गवर्निंग वेसल में देखिए, गवर्निंग वेसल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है देखिए, आप ये देखेंगे बिल्कुल टिप्स पर आ रहा है, मतलब बिल्कुल जहां पर कि आपका बैठते हैं, जहां पर आप, तो जहां पर बटक्स होता है, बटक्स के और नीचे वाले पॉइंट पर जहां पर ये है, ये पॉइंट है, ये है कोसिक्स लिखा हुआ है। कोसिक्स माने सबसे छोटी क्लास वाली हड्डी है। यहाँ पर कभी दर्द होता है, कभी लोग बैठ नहीं पाते हैं, कहते हैं हमको चुभती है। तो अगर इस वाले पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका देखिए लास्ट पॉइंट, इसी में आपको इसी से बताना है आपको। इसका लास्ट पॉइंट देखिए कहाँ है, 28, इसका 28 पॉइंट है, 28 मुंह के अंदर चला गया है। तो 28 पॉइंट आपका कंसेप्शन, वो उसमें ब्योल चार्ट में कहीं आएगा ना, ये थंब में। यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट सिद्धांत में, फर्स्ट पॉइंट पे दर्द है तो लास्ट पॉइंट पे ट्रीट कर दीजिए, मेथी लगा दीजिए। तो लास्ट पॉइंट यही तो कहीं आएगा ऊपर, जब मुंह में जा रहा है, मुंह जहां पर होगा, यहाँ पर मुंह जहां पर, मुंह ये टिप्स, ये नोज टिप्स है, टिप वाली जो टिप ऑफ द नोज है, तो ये जो उठी हुई टिप ऑफ द नोज है, वहां पर आप और कुछ मत करिए, उसी के पास में नीचे मुंह होगा, बस वहां नीचे एक मेथी लगा दीजिए, तो वो दर्द ठीक होगा। ठीक, थैंक यू सर। कोशिश देखिए, कोशिश करके हम लोग सहायता के लिए है ही। टाइम तो इतना 6 महीने इतना तेजी से स्पीड करेगा, आपको समझ में आएगा। हम लोग का 1.5 महीना यही पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, तब इम्तिहान आ जाएगा। अगस्त शुरुआत हो गई है, 15 अगस्त आने वाली है, तो आप सोचिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उसे खत्म। चलिए हम लोग आगे बढ़े, पर आ रहा है। हम लोगों ने जो अभी तो बात किया था, वो बात किया था कि हम लोग कैसे हमारा RBC जो है, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोल रहे थे, और हम लोग उसको कह रहे थे कि इसको एर्थ्रोसाइट कहा गया। एर्थ्रो माने लाल और साइट माने सेल, तो यानी एर्थ्रो, ये वहां का नॉमेनक्लेचर था, उन्होंने देखा गया। अब उसके जब बिलिरुबिन, हम लोगों ने कहा था कि बिलिरुबिन को ये कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर करना चाहिए, कोल बिलिरुबिन को, हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन में ट्रांसफर करिए, क्योंकि वो तरल में यानी जल में घुलनशील हो जाए। लिपिड में घुलनशील पहले होती थी, तो लिपिड में घुलनशील नहीं हुई तो उसको ले गए
ग्लूकोनिक एसिड से कॉन्जुगेट करा दिया। किसने? एक ही हमारे पास मसलमैन है, वो मसलमैन नाम है, एल्बुमिन वाली है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्बुमिन है हमारी जो है, उसने पकड़ लिया उसको और ले गए लीवर के पास और उसको कॉन्जुगेट करा दिया। कॉन्जुगेशन के बाद क्या हुआ, वो बन गई क्या, कोल बिलिरुबिन, जो पानी में घुलनशील थी। पानी में घुलनशील होने से इनको आराम ये हो गया कि अभी किडनी के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो उन्होंने किडनी के माध्यम से उसको निकाल दिया और ड्यूडेनम में जब आई तो कुछ तो सॉलिड पोर्शन में चला गया, तो आंत के माध्यम से निकल गई। अब उन्होंने कहा कि इसका एक मात्रा, सामान्य मात्रा 0.02 से 0.08 मिलीग्राम पर 100 ml है। अब पीलियासिस होता है, अगर ये मात्रा बढ़ जाए तो येलो, अब क्यों पीलिया होता है? बिलिरुबिन की सामान्य मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, आगे आंखों में, और दो चीज छोड़ दिया है, एक्वस और वाइटस ह्यूमर। वर्चुअली दो जल और होते हैं, जल या तरल आंखों में और होते हैं, जो एक्वस माने एक्वा हमेशा जल को कहते हैं, तो एक्वस और वाइटस ह्यूमर माने उनमें जली के अलावा कुछ और भी पदार्थ होते हैं, तो वो वाइटस ह्यूमर इनको छोड़ करके। और कोशिकाओं में क्या है, सेल्स में क्या है, नर्वस टिश्यू भी छोड़ा हुआ है कि नर्वस टिश्यू में नहीं जाते। तो और में क्या होता है, मौजूद इलास्टिन येलोइश होता है, तो उनके साथ येलोइश के साथ ये मिल जाती है और ये क्या करती है, पीला रंग देने लगता है। तो आपका ये चीजें कहाँ, तरल, शरीर के तरल क्या हुआ, नेत्र हुआ, फिर कोशिकाएं हुई, तो कोशिकाएं में और सब आ गया, चेहरा और आ गया, तो मुख और नेत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन पीली दिखाई पड़ेगी। क्यों? ये बिलिरुबिन का प्रभाव है, क्योंकि वो सामान्य मात्रा बढ़ गई, कारण अभी पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, आगे जब ये पढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा यूरिन जो है उसमें भी चूंकि जा रहा है, बिलिरुबिन जा तो रहा है, तो वो भी जो है मूत्र जो है वो यूरिन सरसों के तेल की भात होने लगेगा। फिर बाद में हथेलियां आएंगी, पांव आएंगी, तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले कहाँ होगा, सबसे पहले कहाँ होगा, मुख और नेत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन, पहला चेहरा और आंखें। इसीलिए आंखों से लोग कहते हैं कि तुमको जॉन्डिस हो गई क्या, जो आंखें मटमेली दिखाने लगती हैं, येलोइश, तो समझ जाते हैं लोग कि इसको, तो वो मुख और नेत्र वहां होती, बाद में हथेलियां आती हैं, फिर त्वचा आ जाती है और फिर पूरी त्वचा, फिर पूरा शरीर। अब क्या करते हैं, ये दिस इज गुंडा फोर्स। गुंडा फोर्स इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आपके अगेंस्ट टॉक्सिन है वो आपकी गुंडा फोर्स है। आपके घर के दरवाजे 4 गुंडे खड़े हो जाए और केवल हल्ला करने लगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, न खाना बना पाओगे, न पढ़ पाओगे, न सो पाओगे। तो वही चीज है, ये सारे जो है बिलिरुबिन बढ़ करके पूरे शरीर में फैल जाएगी और ये क्या करेगी, सारे कोशिकाओं को अपना काम फंक्शन नहीं करने देगी, और जब फंक्शन नहीं करने देगी तो क्या होगा कि वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा है, प्री हेपेटिक और हेपेटिक और इसमें पोस्ट हेपेटिक। अब देखिए तीनों को थोड़ा सा समझ लीजिए, बस अधिक नहीं बताएंगे इसमें क्योंकि आगे पढ़ाना है। प्री हेपेटिक क्या होता है, इसको हीमोलिटिक बोलते हैं। हीम का बात हमेशा समझिए, तो हीम का हमेशा हमने कहा था ना हीमोग्लोबिन, तो हीम से मतलब ये है कि रक्त की बात कर रहे हैं, और हीमोलिसिस तो रक्त की बात, आरबीसी की बात कर रहा है। जब भी हीम की बात हो, हीमोलिटिक या कुछ हो, तो समझिए कि आरबीसी पर कोई प्रभाव होने जा रहा है। तो रक्त में एर्थ्रोसाइट की हीमोलिसिस, अब हीमोलिसिस माने, लिसिस माने खत्म होने लगता है, वो मतलब वो एर्थ्रोसाइट नष्ट होने लगे तो उसको हीमोलिटिक बोलते हैं, हीमोलिसिस होने लगती है, यानी जुड़ जाए, एक जाग जुड़ जाए, मूवमेंट कम हो जाए, एर्थ्रोसाइट नष्ट होने लगे, तो ये हीमोलिसिस। तो ये क्या होता है कि जब भी कभी सर्पदंश होगा, सांप काट लेगा तो क्या होगा, आरबीसी नष्ट होते हैं तुरंत। या बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन माने कोई ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव कोई दे दे, तो वो क्या होता है, बाहर का फॉरेन बैक्टीरिया है, वो हर नेचर है। आपके घर में कोई आदमी आना चाहे तो उसको नहीं आना देना चाहोगे ना पहले आप उसको, और अगर आप 4 लोग घर में हो, अकेला आदमी आ गया तो आप पकड़ के उसको मार डालोगे या उस पकड़ के पुलिस को दे दोगे, जो भी करोगे। वैसे ही यहाँ पर बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन जैसे हुआ, वैसे ही वो क्या होता है, ये नष्ट होने लगते हैं। तो ये कारण प्री हेपेटिक माने, हेपेटिक माने होता है आपका ये लीवर, तो प्री हेपेटिक माने हेपेटिक में भी कोई बात ही नहीं हो रही, अभी हेपेटिक की बात ही नहीं कर रहा, प्री हेपेटिक है, यानी ये पहले ही है, लीवर के पहले ही कोई काम हो रहा। कैसे हो रहा है,
लीवर तो अपनी क्षमता अनुसार कर रहा है ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो अपना है, बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, वो काम कर रहा है। लेकिन हीमोलिसिस होने लगी, तो हीमोलिसिस होने से क्या होगा, आरबीसी जितना टूटने थे अधिक टूटने लगे, तो और अधिक बनने लगे, तो क्या होने लगा, ये ऊपर की अनुराग को ट्यूब फोन कर रहा है, जा तू खुद जा। तो ये जो पॉइंट होने लगा, हीमोग्लोबिन जो है अधिक टूटने लगी, तो अधिक टूटने लगी, जितना चाहिए जितनी क्षमता है उससे अधिक आने लगी, क्योंकि बहुत तेजी से आरबीसी कटने लगे। भाई आरबीसी मान लीजिए 1000, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 टूटने थे, तो उनका वो क्षमता है, उसको शरीर ने दिया हुआ है, लेकिन 1000 की जगह 10,000 टूटने लगे तो क्षमता नहीं कर पाएगी ना, तो वही इसको बोलते हैं प्री हिपैटिक, यानी इसमें अभी लीवर का कोई प्रभाव नहीं है, लीवर बिल्कुल काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, हीम बिलिरुबिन कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रहा है, परंतु हीम बिलिरुबिन की अधिक मात्रा क्या होगी, रक्त में रहेगी तो कोशिकाओं में प्रवेश करने लगेगी, क्योंकि हीम बिलिरुबिन बढ़ रहा है। हीम बिलिरुबिन यहाँ आया था ना, देखिए इसको समझाना, ये हीम बिलिरुबिन यहाँ पे था ना, ये तो हीम बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन था, हीम बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन कन्वर्ट होकर के और रक्त में चला जा रहा है, क्योंकि आगे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्षमता से अधिक हो गई है उसको, तो ये प्री हिपैटिक कहा गया। दूसरा हिपैटिक हुआ, हिपैटिक में लीवर इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हिपैटिक बोलते हैं, यानी लीवर कोशिकाएं रोगग्रस्त हो गई, तो उसने क्या किया, उसमें अपना काम फंक्शन नहीं कर पाई, उसका काम क्या बनाना है, पित्त बनाना है, बाइल जूस बनाना है, वो बाइल जूस वाली जो नलिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो गई, तो अब क्या हो गया, उसका जो फंक्शन था वही प्रभावित हो गया, वो 4 ठीक करता था, अब वो 1 निकाल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कम जब नहीं क्षमता अनुसार करेगा तो दोनों क्या होगा, हीम और कोल रिबिन दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां से जो आ रहा है वो भी हो रहा है, और कोल बिलिरुबिन वहीं पर रक्त बाहर जा नहीं पा रहा, बना ही नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों की मात्रा रक्त में है, बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में ये स्थिति होती है, इसमें लीवर ही प्रभावित हो जाता है, तो ये लीवर है, वो आगे चार्ट दिया हुआ है इसमें। फिर पोस्ट हिपैटिक माने क्या हुआ, पोस्ट हिपैटिक माने लीवर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, पोस्ट हिपैटिक के बाद की बात है, पोस्ट हिपैटिक माने हिपैटिक के बाद, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, अब लीवर जो बना रहा है वो बाइल जा रहा है और उसको जाना है कहाँ, जाना है गॉल ब्लैडर में, एकत्र होने के लिए वहां पर रुकता है, स्टोर वही है, लेकिन ये जो जा रहा है तो ये बाइल डक्ट जो है बीच में, ये हमारी गड़बड़ हो गई, तो लीवर तो बेचारा अपना पूरा सही काम कर रहा था, वहां से उसने बना दिया, लेकिन इसने ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर है, आपने कोई सामान भेजा कि हमारे घर में पहुंचाओ, और बीच में जो आदमी आया उसको रास्ते में जाम लग गया, वो घर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाता है। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई या बाइल डक्ट में अवरोध हो गया, तो ये पोस्ट हिपैटिक वाली किडनी में पहुंच ही नहीं पाएगी, तो कोल बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में सामान्य से अधिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोल बिलिरुबिन बना तो, लेकिन बन के जाएगा कहाँ, जा ही नहीं पा रहा है, रुका हुआ है, तो अब वो रक्त में तो रहेगा, अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहा तो कहाँ रहेगा, वो रक्त में रहेगा, तो वो रक्त में सामान्य मात्रा अधिक हो जाएगी। तो उसी के ये चार्ट है, इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक वही है। एनीमिया, हमेशा एनीमिया का जब भी कोई कंसेप्ट आए तो समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, एनीमिया माने हीमोग्लोबिन की मात्रा। अभी कैसे है, 2 तरह की हो सकती हैं, एक तो एर्थ्रोसाइट संख्या कम, मतलब अगर बोन मैरो एर्थ्रोसाइट बनाना कम कर दे तो क्या करेंगे, तो नेचुरली नहीं आ पाएगा, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। एर्थ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन है, अब अगर एर्थ्रोसाइट ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन कहाँ जा पाएगी, तो हीमोग्लोबिन नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए आदमी को श्वास की गति तेज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उनको कोशिकाओं को, सेल्स को चाहिए ना भोजन, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ना, नहीं तो बना नहीं पाएंगे, एनर्जी नहीं बना पाएंगी, तो एनर्जी उनकी गति, एनर्जी तो है उनका, एनर्जी बना नहीं पाएंगी, तो श्वास गति तेज हो जाएगी, शारीरिक कमजोर हो जाएगा। तो देखिए क्या है कारण, क्या पहला तो यह है कि एर्थ्रोसाइट कम हो जाए, दूसरा एर्थ्रोसाइट बन तो रहा है बोन मैरो में, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर, मतलब
4 बनता है, 4 मरता है, लेकिन 4 बने और 10 मरने लगे तो क्या होगा, तो भी तो कम हो जाएगा, तब भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये कैसे होगा, मलेरिया, सर्पदंश, बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन, ये मलेरिया हो जाएगा तो भी कम हो जाएगा, तो आरबीसी को नष्ट करता है मलेरिया को, सर्पदंश भी आरबीसी को मारता है, और बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन भी आरबीसी को मारता है, तीनों आरबीसी को मारते हैं। ठीक, थोड़ा सा ये अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब दूसरा कारण बता कि असामान्य हीमोग्लोबिन का, और क्या हुआ, हीमोग्लोबिन तो बनी, लेकिन उसमें क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का जो जितना आयतन है, जितना ले जाना है, वही उसका असामान्य हुआ, तो वो इस तरह की ये भी कारण हो जाते हैं जो उसमें, यानी हीमोग्लोबिन, वो तो आरबीसी के कारण था, ये हीमोग्लोबिन के, आरबीसी कम बने, नंबर 1, नंबर 2 आरबीसी बने तो सही लेकिन मरे अधिक, तो गड़बड़, और तीसरा हीमोग्लोबिन ही असामान्य हो तो क्या होगा। तो उसके कारणों में देखिए ये बहुत बढ़िया है, भारतवर्ष में अधिकतर एनीमिया कारण कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, भोजन ही नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो सेल्स को मिलेगा नहीं, तो सेल्स ग्रो नहीं करेंगी उतनी। दूसरा हुकवर्म संक्रमण जो बच्चों को होता है, ये परजीवी आंत की दीवारों में रक्त पीते रहते हैं, पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद नष्ट नहीं होते, उनके लिए 0 टोन 9 सीडेट 3 टोन 4 सीडेट, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 0 टोन 9 सीडेट 3 टोन 4 सीडेट, ये जरूर लगाइए। कहाँ लगाइए, एलआई में, एसआई में, स्टमक में, नॉर्मली एसआई एलआई में होते हैं लेकिन स्टमक में लगा लीजिए। ठीक, ये परजीवी आंत की दीवारों में रक्त पीते रहते हैं, तो इनके कारण भी ये होता है। अब पर्सिस्टेंट एनीमिया, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये क्या है कि इसमें ये बहुत परनीशियस, इसको समझ लीजिए, परनीशियस एनीमिया कहा गया है इसको। तो ये क्या है, देखिए इसको एडिशन एनीमिया, एडिशन ने खोज निकाला था इसको, उसका एनीमिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस बनाता कौन है, स्टमक, कौन है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, यहाँ हम लोग बोलते हैं HCl। तो उस HCl में 2 तरह के फैक्टर होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए कहीं, इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर गैस्ट्रिक जूस में होने चाहिए। क्यों, इनका दोनों का अलग अलग काम है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करेगा, और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर क्या करेगा, नर्व का मेंटेनेंस करेगा। नर्व जो है, जो आपकी नर्व है, नर्व नारे क्या, वो नर्व के चारों तरफ एक आपका, जैसे आपके तार होते हैं, तार के चारों तरफ आप प्लास्टिक लगा देते हैं ना, प्लास्टिक का, ताकि आपको करंट लगे नहीं, तो वो प्लास्टिक से कवर होते हैं, तो नर्व में अंदर बिजली बहती रहती है लेकिन आपको प्रभावित नहीं करती। वैसे ही नर्व मान लीजिए कहीं कट फट जाए तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, यही करेगा न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये कहाँ पाया जाएगा, गैस्ट्रिक जूस में। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका HCl है उसकी जांच होने पर यह पाया जाता है कि यह तो कारण है इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की वजह से। तो ये जो एनीमिया है उसका कारण गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की कमी, और इसका मतलब ये, इसका और संबंध नहीं है वहां से, बल्कि इसका संबंध है HCl से, स्टमक से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि भाई ये इसका कारण क्या है, तो ये मालूम हुआ कि गैस्ट्रिक जूस के कारण है इसका। गैस्ट्रिक जूस, रोक रहा हूँ आप, सॉरी रोक रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि जिसके भी नर्व सिस्टम को मजबूत करना है उसके स्टमक पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अधिकांश लोगों में गैस्ट्रिक जूस में दोनों फैक्टर आराम से पाए जाते हैं, लेकिन जब कभी कोई बीमारी की दशा में कहीं उधर नहीं हो पा रहा तो ध्यान गैस्ट्रिक जूस में भी जाना चाहिए कि भाई आपका उसमें कहा कि सर्पदंश नहीं है, बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन नहीं है, बढ़िया खाता पी रहा तब भी नहीं लग पा रहा, कारण क्या है, क्यों हीमोग्लोबिन इसका कम हो रहा है, तब ध्यान दी जाना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस का भी टेस्ट करा लीजिए। या आगे चल के आपको लग रहा है कि भाई और सब चीजें हैं, तो अचानक जो है क्यों इसका जो है ब्रेन का फंक्शन उतना ठीक नहीं है, तो ये भी एक कारण
हो सकता है। अन्य कारणों में एक कारण गैस्ट्रिक जूस भी संभव है। इसलिए आपको ज्ञान तो है, तुरंत याद करना पड़ता है ना कि भाई क्या कारण देखे, तो ये कारण भी, ये लोग कारण समझ में नहीं, मतलब नॉर्मली समझ में नहीं आता, नॉर्मली आपको विचार ही नहीं जाता, लेकिन गैस्ट्रिक जूस भी एक कारण हो। सर फिर से आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, अब आ गई सर, आ गई। हाँ, तो एप्लास्टिक एनीमिया ये भी आप सोच लीजिए, बोन, ये इसका संबंध बोन मैरो से है। पर्नीशियस एनीमिया का संबंध कहां से था? HCl से। इसका संबंध कहां से? बोन मैरो। प्लास्टिक नोट कर, प्लास्टिक की तरह यूज करिए तो बोन मैरो, बोन मैरो क्यों नहीं कर, बोन मैरो कभी कभी बोन मैरो ये रक्त कणिकाओं को बंद कर देती है जनन करना। कारण क्या है? उसमें आप कोई विकिरण, रेडिएशन हो गया है, रेडिएशन का ट्रीटमेंट हो गया, रेडिएशन हो गया तो उसने क्या किया, बोन मैरो प्रभावित हो गया, तो बोन मैरो बंद कर देती है, तो उसकी वजह से भी आरबीसी कम हो जाएंगे, तो भी कम हो जाएगा। बेंजीन विषीकरण, बेंजीन, इसीलिए बेंजीन टॉक्सिटी जो गोंद रबर इनका बेंजीन होता है ना, वहां पर इसको यूज करते हैं, तो उसी में ये होता है, तो ये कारण। और तीसरा दवाएं, कुछ दवाइयां होती है, देखिए क्लोरामफेनिकॉल गोल्ड कंपाउंड, ये सब जो दवाइयां हैं, इन दवाइयों का विषीकरण हो जाता है कभी कभी। इसीलिए नॉर्मली हम लोग कहा जाता है कि दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, और जिन दवाओं का प्रयोग करें तो जाने रहे कि भाई क्या दे रहे हैं। अब हम लोग खत्म करेंगे, नहीं तो आगे हम लोग बहुत बढ़े, क्योंकि श्वेताणु, ल्यूकोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान तो बोन मैरो था, इनका जन्म स्थान बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम भी है, और यह इसको सचल जस्ता बोलते हैं, यानी मोबाइल स्क्वाड यही है, ये मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये देखिए 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, और इनको जानने का तरीका ये कि तीन में तो फिल लिखा हो, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल, 3 एक तरह के हैं और 2 एक तरह के हैं, उनमें साइट लिखा होगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो है ना, वो थोड़ा बड़े इसमें है। अब देखिए न्यूट्रोफिल ये सबसे छोटा है, लेकिन पैदल सेना, जैसे सबसे पहले आर्मी में कौन जाता है? पैदल सेना मार्च में जाती है, आगे आगे बढ़ती रहती है, तो वो पैदल सेना है। और इसकी संख्या, ये देखिए पहले 3 वाले, इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स माने तो बालू की तरह एक ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, तो इनको, इन तीनों को, पहले 3 को, फर्स्ट थर्ड को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, साइट माने सेल, जिसमें ग्रेनुअल्स हो वो ग्रेनुलोसाइट कहलाएंगे। और 2 के बाद जो बाद वाले 2 मिलेंगे उनमें ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो एक तो ये तरीका हो गया जानने का। इनमें फिल लिखा होगा तीनों में, उनमें फिल नहीं लिखा होगा। पैदल सेना सबसे नंबर 1 का न्यूट्रोफिल, सबसे पहला नंबर का पैदल सेना है, इसको पैदल सेना इन्फेंट्री कहा जाता है। ये 50 सबसे अधिक परसेंटेज इसी का है, 50 से 70, देखिए 50-70 ये है, और जीवन काल 13 से 16 दिन का है। ये क्या होता है, जब कभी कोई आपको, हमने पढ़ा था ना बीमारी 2 साल, एक एक्यूट एक क्रोनिक, तो एक्यूट माने तुरंत आई, हवा की तरह आई, बात की तरह आई, वायु की तरह आई, तो वायु की तरह जो आई तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल बेचारा चला गया मारने के लिए, तुरंत। ये पहले से तैयार रहते हैं, ये रक्त में रहते हैं, ऐसा नहीं कि रक्त में रहते हैं काफी संख्या में, तो तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं और भागने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। अब मान लीजिए जब मारा इन्होंने तो 2 दुश्मन आ गए, तो दुश्मन जैसे आए तो क्या हुआ, जैसे ही आए कोई बीमारी आई, सेलाइटिस आई, इम्पाइमा आई है इस तरह का, तो ये तुरंत संख्या बढ़ाएंगे। संख्या इसलिए बढ़ाएंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो लिम्फोसाइट की संख्या घटेगी, बस ये बस ध्यान रखिए, इनकी संख्या बढ़ेगी तो लिम्फोसाइट की संख्या घटेगी। परसेंटेज सब तो 100% रहना है ना, तो उनकी और सब
परसेंटेज मोरलेस वही रहेगा, लेकिन इनकी संख्या बढ़ेगी तो आपको सबसे पांचवें की वो संख्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो ये पहली संख्या बढ़ा करके मारने लगते हैं। अब ये पहले आए, दुश्मन को उन्होंने मार दिया, विजय पा लिया, जीत गए तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। मान लीजिए दुश्मन बहुत ताकतवर है, टाइफाइड है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये क्या करेगा, ये बेचारा जाएगा तो, लेकिन वो इनसे अधिक ताकतवर है, वो मार देंगे। तो ये शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो इनकी संख्या तो घट गई। जैसे इनकी संख्या घट गई, शहीद होने लगे, वैसे संकेत चला गया ब्लड में कि भाई दुश्मन बहुत आ गया है। तब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि और कैसे सिस्टम होता है। तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। किनकी? अभी आप पढ़ेंगे लिम्फोसाइट की। तो न्यूट्रोफिल संख्या घटी, बढ़ी कब बढ़ती है? एक्यूट बीमारी हुई तो उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन अगर क्रॉनिक हुई गई, माने बीमारी बहुत लंबी चल गई, लड़ाई बहुत लंबी चल गई, तो बेचारे मारे जाने लगे। जैसे मारे जाने लगे तो संकेत मिल गया, तो पुरानी बीमारी हुई तो लिम्फोसाइट बढ़ गई, ये घट गए। बस ये ध्यान रखना जरूरत है। स्नोफिल क्या है? पैदल सेना के सदस्य भी हैं, लेकिन एलर्जी दो जगह, एक तो मुंह से जाएगी और एक सांस से जाएगी। यहाँ तो खाना खाएंगे वहां चले जाएंगे एलर्जिन, और या नाक से जाएगी। तो जो भी दो तरह के होंगे, एक आपका सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम में स्नोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो कोई बढ़ गया, अभी दुश्मन को मारने के लिए स्नोफिल है, तो ये तुरंत बढ़ जाते हैं। जैसे कोई आया दुश्मन और नाक से मुंह से चला गया, तो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना बढ़ा लेते हैं संख्या में। तो इनको मारने के लिए भाई, इनके लिए बहुत कोशिश नहीं कि ये स्नोफिल बढ़ा हुआ है तो ये नुकसानदेह नहीं है, ये तो बढ़ा हुआ है कि दुश्मन बेचारा दुश्मन को मार रहा है। तो दुश्मन को मारने के लिए, और कहाँ लिखा हुआ, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में अधिक मौजूद होते हैं। तो स्नोफिलिया हो गया, आंतों में वर्म्स हो गया, ब्रोंकाइल अस्थमा हो गया, तो इन सब में इनकी संख्या बढ़ा देते हैं ये, और ये लोग मारने की कोशिश करते हैं, भाई उनको मार। तो ये उसका तरीका, ये नुकसानदेह नहीं है, ये पॉजिटिव वो है, इसका मतलब मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनकी 2 से 3% से बहुत कम होती है। और आपको इसमें देखिए मोटे बालों के ग्रेनुअल्स, इनमें ग्रेनुअल्स इसमें भी होते हैं। अब तीसरा है बेसोफिल, तो ये केवल 0.1% से कम है बेसोफिल। इनका काम क्या है, वो भी में ग्रेनुअल्स, इसमें भी होते हैं, ग्रेनुलोसाइट ये कहलाते हैं। इसमें 2 तत्व होते हैं, हिपैरिन और हिस्टामिन, पर ध्यान रखिए, हिपैरिन और हिस्टामिन ये क्या करते हैं, जो हमारा भी तक कोई घायल हो सकता है ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको भी तो भाई दवा दारू कर देंगे, नहीं देंगे। जो आदमी अपना घायल आदमी बीमार हो गया तो उसको सिपाही ले आते हैं और उसको दवा दारू करते हैं। तो वही हिपैरिन और हिस्टामिन 2 तत्वों से इसको रिपेयरिंग करते हैं। और इसीलिए इनकी जो रिपेयरिंग काल, जैसे मान लीजिए जब लड़ाई हो चुकी, आप ठीक हो गए, लेकिन बेसोफिल थोड़ा सा बढ़े रहते हैं 2, 4, 5 दिन और, क्योंकि इनका काम उसके बाद भी है, हॉस्पिटल वाला काम है ना। तो हॉस्पिटल वाला काम तो नेचुरली जब घायल हो जाएगा, युद्ध हो गया तो भी घायल हुआ, उसकी 15 दिन तो बीमारदारी होती रही। तो वैसे ही इनको बेसोफिल बीमारी की दशा में के बाद भी इनकी संख्या अधिक हो सकती है। नेक्स्ट मोनोसाइट। अब ये साइट आ गए, CYTE, तो मोनोसाइट है और वो लिम्फोसाइट है। तो मोनोसाइट है, ये थोड़ा उससे बड़े, ठीक। अब यहाँ एक ग्रेनुलोसाइट हुआ, ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुअल्स नहीं है इनमें, तो इनको मोनोसाइट कहा गया। अब देखिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहा गया। अब ये क्या है, वो और सब सेना के जमादार हैं, ये देखिए पढ़िए समझ लीजिए, सेना के जमादार हैं जो लड़ाई के दौरान मारे गए ऊतकों और दुश्मनों का सफाया करते हैं। लड़ाई युद्ध हो गई, हमारे उनके दुश्मन मारे गए, हमारे आदमी भी कुछ मारे गए, कोई बात नहीं। तो ये मोनोसाइट क्या होगा, उस दौरान अपनी संख्या जो इनकी है उसमें करें क्या, ये उनको मार्ग रास्ता साफ करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ ब्लड जाना है, वहाँ और सब चीजें जानी है, तो उन सब के लिए ये सफाया कर देंगे, ये इनका काम है। ठीक है, इनकी सहभागिता
2 से 8% है, और सामान्य जीवन काल 10 से 20 दिन। तो 2 चीजें आपको, 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो एग्रेन्युलोसाइट है ये, दूसरा सहभागिता 2 से 8% है, और तीसरा काम क्या करते हैं, सेना के जमादार हैं। और जमादारी नहीं है, बल्कि ये भी समझ लीजिए सेना के जमादार दोनों काम करते हैं, मतलब सफाई भी करते हैं लेकिन दुश्मनों को सफाई भी करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दुश्मन आ जाए तो रुक जाएंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक काम कर रहे हैं तो हम यही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। वहां कोई दुश्मन आ गया उसको मारेंगे भी, दोनों काम करते हैं मोनोसाइट। तो दुश्मन को मारेंगे भी, सफाई भी करेंगे, और सामान्य जीवन काल। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिम्फोसाइट, सबसे महत्वपूर्ण है लिम्फोसाइट। इसको बैकबोन, जब भी कहीं बैकबोन की बात आए, उनको हमने क्या कहा था, पहले वालों को वो बेचारे पैदल सेना थे, और सबसे लास्ट वाला हमारा लिम्फोसाइट है। अब लिम्फोसाइट की बैकबोन क्यों कहा गया है, इनका 2 काम है। लड़ाई शुरू हो गई, हमारे पहले न्यूट्रोफिल गए, बेचारे लड़े, बड़ी वीरता से लड़े, कुछ क्षेत्र है खेत बने, मर गए, तब भी लड़ते रहे, कोशिश की भाई मार दें, नहीं मार पा रहे हैं, दुश्मन संख्या बढ़ती जा रही है, चीन की तरह, जैसे 1 की जगह 10 आ रहे हैं, 10 की जगह 20 आ रहे हैं। यानी ऐसी दशा में उनको उन्होंने मैसेज देना शुरू कर दिया, भैया हम मारे जा रहे हैं और अब आप करिए। ये लिम्फोसाइट उस समय डेवलप होना शुरू हो गया। इनकी संख्या ऐसे नहीं होती, पहले रहते बेचारे, ये लिम्फोसाइट आपके लिम्फ नोड्स वगैरह में रहते हैं, इसलिए लिम्फो भी समझ लीजिए बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स में रहते हैं, बता रहे हैं। तो लिम्फ नोड्स में अभी क्या हुआ, अब ये संख्या आए, अब इनका काम क्या है, इनको काम क्या है कि भाई जो आदमी लड़ रहा है, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, क्या लड़ेगा। अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो कैसे ताकत से लड़ेगा। तो भोजन, ताकत और भोजन उसको देना है। पहले तो ये बढ़िया भोजन दे दीजिए उसको। फिर ये क्या करता है कि दुश्मन का भेद लेगा, भाई ताकत है, देखे तो भाई है कौन आदमी, क्या लाया है, बंदूक लाया है, तोप लाया है, कि बहुत वैसा केमिकल भी, और मतलब केमिकल भी मतलब बड़े वेपन लाया है, उसको उसकी ताकत को भापना है। तो उसकी ताकत को भाप करके फिर अपने यहाँ गोला बारूद बनाना, वैसे ही उसको मारने, कैसे मारा जाएगा, तो उस मारने के लिए लिम्फोसाइट की आवश्यकता है। इसीलिए वो जो हम लोग गोला बारूद की बात कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज है, जो हम लोग कहते हैं ना एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो एंटीबायोटिक के लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले लिम्फोसाइट बैठा हुआ है, वो एंटीबॉडीज बना रहा है। लेकिन जब जरूरत होती तब एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, कि एंटीबायोटिक दे दें ताकि लिम्फोसाइट का काम हल्का हो जाए, यही तो है। तो ये इनकी सहभागिता 20 से 40% है। अब इनका जीवन काल देखिए, सबसे अधिक जीवन काल है 3 से लेकर 200 दिन तक, महत्वपूर्ण है। इनका उत्पादन विशेषकर लिखा हुआ है, बोन मैरो में होता होगा, लेकिन विशेषकर लिम्फेटिक ऊतक में ही होता है। और अब हम लोगों ने बताया था ना कि अगर वो घटे तो ये बढ़ जाएंगे। क्यों घट गए, वो मार दिए गए, हमारे आदमी न्यूट्रोफिल मार दिए गए, तो लिम्फोसाइट बढ़ गए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ गई ना कि भैया अब युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है और दुश्मन ने बहुत अधिक ताकतवर है। अब तो ये ताकतवर के लिए आए। बम्स, ट्यूबरकुलोसिस और पर्ट्यूसिस में सामान्य से अधिक हो जाएगी, ठीक है। इनमें क्योंकि ये रोक नहीं पा रहे थे, वो मम्स को नहीं रोक पा रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस को नहीं रोक पा रहे थे, पर्ट्यूसिस व्हूपिंग कफ जिसको बोलते हैं उसमें। इसीलिए देखिए डीपीटी वाला टीका क्यों लगवाते हैं बच्चों को, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यही है, ट्यूबरकुलोसिस, तो तीनों का टीका इसीलिए लगता है कि ये सब पहले से ही हमारे पास एंटीबॉडी बनाने के लिए सामान्य रहे। अब देखिए रक्त में ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल बोन मैरो में, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट लिम्फेटिक ऊतकों में, विशेषकर लिम्फ नोड्स में बनते हैं, मतलब उनको कहा बोन मैरो बनते हैं। और ये विशेष रूप से
लिम्फ नोड्स में बनते हैं, इनको मतलब जो मेन कहा गया है बोन मैरो में बनते होंगे, लेकिन मेन इनका लिम्फ नोड्स में है। और इनकी रक्त में संख्या 4 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज है वो याद रखिए, 4 से 11,000। लेकिन सामान्य रूप से आपका क्या है होगा, ये आप लोग स्वस्थ जब होंगे तब उसको एक बार जरूर जांच करा लेनी चाहिए कि हमारा सामान्य जो है आपकी संख्या क्या है, ल्यूकोसाइट की संख्या सामान्य रूप से क्या है, क्योंकि सामान्य बीमारी में हमेशा टेस्ट होता है, टेस्ट सामान्य में होना चाहिए कि सामान्यता कितनी है हमारी, ताकि हम तब देखें कि हमारे सामान्य इसमें क्या है। ठीक, अब ये देखिए वही परसेंटेज है, अब आगे पढ़ेंगे, बहुत आवश्यकता है। अब ल्यूकेमिया, ठीक है, अब देखिए ये इसको पढ़ लीजिए। ल्यूकोसाइट की सामान्य से अगर 10% से अधिक हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, और कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया कहलाती है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया दो शब्द हैं। साइटोसिस माने बढ़ गई और ल्यूकोपेनिया माने घट गई। अब एक ल्यूकेमिया रोग है, कैंसर की तरह कहलाता है। अब क्या है, बोन मैरो बना रहा है, तो क्या होता है कभी कभी कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई अन्य कई कारण हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, जो अभी तो पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ और उसको डेवलप होने के बाद भेजना है उसको रक्त प्रवाह में, क्योंकि बोन मैरो से बन रहा है। लेकिन कभी कभी अपरिपक्व मतलब इमैच्योर वो चले जाते हैं। अभी इमैच्योर मान लीजिए उसका बड़ा आकार है, अब वो चला गया, उसको उसमें बहुत से उसको पूरी तरह से ट्रेन नहीं है वो, तो वो उसको चला जाएगा और उसकी संख्या बढ़ने लगती है। वो आपस में वो सारे नियमों कानूनों को, जैसे कुछ समाज में होते हैं कुछ लोग कोई नियम कानून नहीं मानते, हम ये नहीं मानेंगे, हम बलवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम पैसे वाले हैं, हम जो भी है, जो भी आपका कारण कहें, उनकी वजह से जो सामान्य नियमों से नहीं मानते वो रक्त प्रवाह में आ जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये वाला लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहलाती है, यानी ल्यूकेमिया बढ़ रही है, संख्या तो बढ़ रही है, लिम्फोब्लास्टिक है, अपरिपक्व है, अभी पूरा नहीं सीखे हुए हैं लेकिन आ गए। अब ये क्या होता है, इनकी संख्या जो है बढ़ी और इनका आकार भी बढ़ा हुआ, तो क्या होता है, रक्त की जो हमारी वो है कैपिलरीज वो छोटी है, तो जाके वहां रोक देंगे, वहां चले जाएंगे तो रक्त आपको बंद हो गई तो आदमी मर गया। ये वो है, अपरिपक्व है, सामान्य काम कर नहीं पाते, कुछ घंटों में रहेंगे, लेकिन जितने घंटे रहेंगे उतने तक, है ना, वही है। जैसे महाभारत में एग्जाम्पल मिलता है घटोत्कच का, कि जितनी देर रहा उतनी देर तक उसने नरक कर दिया सबको, कोई उसके सामने गौरव टिक नहीं पाए। तो वही वैसे ही ये है ल्यूकेमिया, ये दशा है, इसको देख लीजिए। एड्स हल्का से बता देते हैं फिर। ये देखिए, ये एक ऐसा वो है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक वायरस ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस HIV है। ये क्या करता है, ये इसका काम और कुछ नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ, ये हमारे पास जो लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ रहे थे ना, यही हमारे एंटीबॉडी बनाते हैं, इनकी एक अपनी कैटेगरी तमाम है। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक होता है, तो आगे पढ़ेंगे आप लोग, हेल्पर टी सेल्स कहलाते हैं ये। तो हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, ये उसके एक ग्लाइकोप्रोटीन उसको बांध लेता है, यानी हेल्पर माने हमेशा क्या होता है, सहायता के लिए। आपका नौकर यहां से निकला और मार्केट गया, 4 गुंडे बदमाश उसको कवर कर लिए रिवॉल्वर से, पिस्टल से, और उसको तो सब मालूम है कि मकान मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, रसोई की चाबी, वो जो हमारे तिजोरी चाबी कहाँ रखी हुई है, और मालिक कहाँ रखते हैं, और मालकिन को नहीं मालूम है, बच्चों को भी नहीं मालूम है, केवल मालिक को मालूम है। तो वो उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो वो हेल्पर जो हमारा था उसको ही इन्होंने, ये वायरस ने क्या किया, इसने पकड़ लिया उनको और चला गया, क्या बताओ चल के, तो बताया जाकर के भैया, अब वो वहीं ले आ गया। तो पहले दरवाजा बंद है तो नॉर्मली आप नहीं खोलेंगे, लेकिन जब कभी उसने कहा कि हम तो रामू आए हैं, तो रामू आए खोल। अब रामू के साथ तो 4 गुंडे बैठे हुए हैं, तो रामू आ गए तो गुंडे भी आ गए।
अब गुंडे आ गए तो उन्होंने पहले पकड़ लिया इनको, तो इनको अब इनसे तिजोरी जो सब पूछ लिया, जो मन में जो मनमाना सुख किया। तो वो जो है अभी जान गए कि भैया इनके यहाँ क्या क्या होता है, तो सब वो जो भी करना चाहे वो करेंगे, तो वही एड्स है। ये क्या हुआ, ये वो हेल्पर टी को ही अपने साथ बांध लेता है, और इसलिए जो आप दुश्मन से लड़ने के लिए जो आप अस्त्र शस्त्र यूज कर सकते हैं उसको यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हेल्पर टी को सहायता करनी थी, वही सब बताता था कि ऐसे ऐसे करिए करिए, क्योंकि वही सबको टी साइटोसिक टी और बी का जन्म करवाता था वही। लेकिन ये सब अपने आप ही रोक लिए उसको, और वो कोई नहीं काम करने देते। अंत में क्या होता है, अंत में काम ये हुआ कि वर्चुअली इससे नहीं हुआ, एड्स का प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम तो किससे हुई, प्रॉब्लम हुई कि वो दूसरा कोई भी इंफेक्शन आएगा तो लड़ने की क्षमता उसकी पाई नहीं, क्योंकि वो सारे हेल्पर टी सेल है जो है वो है। और एड्स बीमारी हमेशा 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 सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही होगी, किसिंग वगैरह ऐसे से नहीं, जब तक कि कोई भी सेल आपका ब्लड के कांटेक्ट में ना है। अगर ब्लड के कांटेक्ट में कोई है और दूसरे कोई ब्लड में है और ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो गया किसिंग से भी, तो भी एड्स हो जाएगा, अदरवाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। और स्पेशली जो है नॉर्मल सेक्सुअल से नहीं बल्कि विपरीत सेक्सुअल से अधिक होता है। नॉर्मल सेक्सुअल में भी नहीं होता है क्योंकि वहां टिश्यू ऐसे नहीं है, लेकिन अगर विपरीत वाला कोई भी होगा तो एड्स की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर स्किन अटैच होती है और वो स्किन कहीं रप्चर हो गई या वो हो गई तब हो जाएगा। अदरवाइज या तो मेल के पीनस में स्पेशली कटा हुआ हो और ब्लड से कांटेक्ट हुआ हो तो फीमेल को हो जाएगा। ये ध्यान रखिए हमेशा। ये अब हम लोग आते हैं थर्ड, क्योंकि बहुत चैप्टर बहुत है। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट सबसे छोटा है, लेकिन बड़ा शैतान, बड़ा बदमाश, लेकिन बड़ा लाभकारी भी। चंचल है, छोटा है। तो बोन मैरो देखिए क्या है, बोन मैरो, ये भी बोन मैरो बनते हैं। अब इसमें जो होता क्या है, ये भी ल्यूकोसाइट की तरह है, और दुश्मन को तो सभी मारते हैं, क्योंकि वहां काम ही उनका भाई दुश्मन को मारना, तो वो भी करते रहते हैं। लेकिन छोटे हैं बेचारे। तो छोटे क्या होते हैं, इनकी एक स्टाइल, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, मेला ठेला में गए तो उधर देखा कि बंदूक की दुकान है और वो मार रहा है, तो वहां रुक गए। आप लोग आगे चले, बड़े लोग आगे चले जा रहे हैं और वो रुक गए, वहां देखने लगे, मालूम हुआ करे। तो वो कोशिश की जाती है कि रक्त प्रवाह में ये बीच में रहे, तो बड़े वाले जो होते हैं वो उनको रोके रखते हैं कि भैया चले आगे चलो आगे चलो। लेकिन ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं कोई दुकान में, आकर्षण है ना छोटे बच्चों का दूसरी तरफ से, और चिपको नेचर बच्चों का होता है, छोटे बच्चे तुरंत आगे चले जाते हैं। आप देखें आपके कुत्ते के पिल्ले जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको देखेंगे तो आगे पैर चले जाएंगे, क्योंकि वो नेचर है शुरू का। अब उस समय एक दूसरे को पहचानने की बात, तो वो चिपकने का स्वभाव है। तो ये इसी गुण के कारण, ये दुर्गुण भले हो, ये गुण बन जाता है। कैसे, चिपक करके, अब कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है, चिपक गए, रोक दिए। तो ब्लड बहने से रोकना, यानी घर को घर बनाने का। देखिए 3 सेल हमने पढ़े। नंबर 1, एक भोजन दे रहा है, कौन, आरबीसी। भोजन देने के लिए क्या निकला, उसने क्या लिया, हीमोग्लोबिन लिया, ऑक्सीजन लिया, लेके सबको दिया, तो भोजन देने का काम कर दिया। दूसरा आया, उसने डिफेंस का काम किया कि हम डिफेंस लड़ेंगे, लड़ने का काम किया, लड़ने के साथ साथ उसने सफाई भी काम कर दिया, भोजन भी दे दिया। तीसरे ने काम क्या किया कि जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास रुपया पैसा चांदी सोना है, उसको बाहर निकलने न दीजिए, वो भी तो काम है। तो वो काम कौन कर रहा है, घर को घर बनाने का काम कर रहा है आपका ये क्या कर रहा है, ये रक्त आपने बनाया, रक्त आपका बहुत बहुमूल्य है, तो इस रक्त को बहने से रोकने का काम कौन कर रहा है, थ्रोम्बोसाइट। इसको हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एक दुर्गुण भी है, वही दुर्गुण कि अब जब
जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ये किनारे किनारे हो जाएगा। तो कभी कभी रात में जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ये चिपक जाता है, तो ये आर्टरी फंस जाता है। तो हम बीच में जाना है, मालूम हुआ गया और उसने उसको आर्टरीज को बंद कर दिया, क्योंकि चिपक गए 4 5 7 8 10 15 20 बस चिपक गए, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए इसका एक नेगेटिव वो भी है। ठीक, तो ये हम लोग आ गए। अब होम्यो हिमोस्टेसिस, होम्यो नहीं है, हिमो। सर सॉरी, हाँ बोलिए। जो ये चिपकने की टेंडेंसी है इनकी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हार्ट फेल सुबह होता है, तो हाँ। सुबह एनर्जी कम होती है फ्लो में। हाँ, रात में भाई जब आप सो रहे होते हैं तो नेचुरली एनर्जी कम होगी, जब आप चल रहे होते हैं तो एनर्जी अधिक होती है, नेचुरली अधिक होती है। रात क्योंकि में ये कह रहा है कि ये मॉर्निंग में होता है, जो भी होता है ये सुबह के समय होता है, भोर में। नहीं, देखिए दो चीजें, इनका ये अर्थ है कि नॉर्मली अधिकतर हार्ट अटैक घटना भोर में घटती। क्यों? क्योंकि उस समय नेचर जो है, आपका सो रहे होते हैं, आपका देखिए आप उठिए तुरंत, तो आप कभी कभी गहरी गहरी नींद होती है, आप 2-4 मिनट समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। तो वो उस समय एनर्जी धीरे धीरे आपकी बढ़ती है, तब आप चैतन्य होते हैं। तो वही इनका कहना है कि उस समय एनर्जी कम होती है तो फ्लो, ब्लड फ्लो कम होता है। क्योंकि ब्लड फ्लो, तो आप दौड़ने लगेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रोकेंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सोए रहेंगे तो ब्लड फ्लो और कम होगा। तो उस समय जब ब्लड फ्लो कम होता है, उस समय इनका क्या होता है, ये चिपकने का संभाव है, तो ये उस समय फ्लो कम हुआ तो ये अगल बगल हो गए, किनारे हो गए। अब किनारे हो गए 4-5 इकट्ठे हो गए, तो क्लॉटिंग जहां भी आपने कर दिया, आगे चल के गए और किसी कैपिलरी में आप गए तो वहां रोक दिया आपने। तो 1 मिनट का है ना, अरे सेकंड्स का है कि सेकंड में रुक गए तो उतनी हार्ट अटैक तो हो गया। फिर आप अचानक, कभी कभी हार्ट अटैक होता है फिर तुरंत ठीक हो जाता है ना। तो क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि वो जो अटका है, वो बॉडी ने उसको रिएक्ट तो कुछ करती है, रिएक्ट किया, वो निकल गया। वो थ्रॉम्बस माने एक समझिए छोटा सा कण, छोटा सा बड़ा सा 2 से 3 माइक्रोन का। तो वो जो है वो रुका, तो रोक तो दिया उसने, तो उतनी देर में इस्कीमिया, जिसको बोलते हैं इस्कीमिया हो गया, मतलब कुछ तो प्रभावित कर ही गया हार्ट, कुछ प्रभावित कर दिया उसने किसी सेल को। लेकिन अचानक रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद वो चला गया, तो बह तो गया लेकिन अटैक तो पड़ ही गया। वही उनका कहना है कि इसलिए उनको कहते हैं। ये दूसरा, हीमोस्टेसिस, रक्त को शरीर के बाहर बहने से रोकने को हीमोस्टेसिस, वहां होम्योस्टेसिस था, ध्यान रखिएगा। होम्यो और हीमो में अंतर है। हीमो माने जब भी हीमो की बात आए तो आप समझ लीजिए कि रक्त की बात करता है। हीमोस्टेसिस, तो इसको रोकना। तो अब जो वही बता रहे हैं कि ये रोकने की प्रक्रिया देखिए इस तरह होती है। वैसोप्राज्म, पहले रक्त की दीवारें सिकुड़ करके बंद करने की चेष्टा करती है, पहले खुद ही दीवारें वहीं पर। फिर दूसरा, थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन, कटे फटे स्थान पर जो निकले हुए टिश्यू है वो एक के पीछे चिपक करके, एक के पीछे चिपक जाते हैं, यूं करके धीरे धीरे करते ऊपर। तो फिर कोएगुलेशन होता है, ये 15 से 20 सेकंड बाद ये होता है और ये 3-7 मिनट में समाप्त हो जाता है। इसमें यही प्रक्रिया को हमको अध्ययन करना है। ये इसमें देखिए 13 फैक्टर है, 13 फैक्टर इसमें है। और देखिए ये देखिए 6वां फैक्टर, देखिए 6वां आप देख रहे होंगे, 6वां क्या लिखा हुआ है, ये फैक्टर अज्ञात है, अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी समझे कि ये ज्ञात ही नहीं है अभी, अब जब ज्ञात होगा तब देखा जाएगा। अब कितने साल हो गए ब्लड को निर्माण किए हुए। ठीक है, तो एनीवे अब आइए, अब इसका प्रोसेस समझिए, बहुत ये है मेन चीज, समझ लीजिए क्या हुआ है। आगे बहुत अधिक हमको रिसर्च नहीं करनी है, ये समझना है। वो आवश्यक क्या चीज है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट माने यही जो सेल है ना, प्लेटलेट, इनका 10%, मतलब इनका आवश्यक होना है। ये नहीं होंगे तो रोकने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ब्लड नहीं रुक पाएगी। दूसरा, इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम, देखिए नोट करिए, कैल्शियम
इसीलिए कैल्शियम की जरूरत बहुत पड़ती है। तो कैल्शियम केवल बोन में नहीं है, बल्कि कैल्शियम जरूरत है इसके लिए भी कि वो इंजर्ड, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे। और ये फैक्टर 5, यहाँ फैक्टर 5 ऊपर लिखा होगा, ये फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर, ये फैक्टर 5 है, ठीक है। और ये फास्फोलिपिड, ये तीनों चीजें मिलेंगी और ये क्या बनाएंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देंगी। बस ये समझना है कि जरूरत किस बात की है। एक तो इंजर्ड टिश्यू, जो इंजर्ड हुआ है उसका थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट की आवश्यकता है और कैल्शियम की आवश्यकता है। फैक्टर 10 तो बहुत फैक्टर ही है, वो रहेंगे बॉडी में, फैक्टर 10 और 5, लेकिन मेन थ्रोम्बोसाइट और इंजर्ड टिश्यू में और कैल्शियम, तीन चीजों, इंजर्ड टिश्यू जो कैल्शियम, ये तीनों चीजें बन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगी। फिर इससे प्रोसेस होगा, वो बनेगा प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिर उससे थ्रोम्बिन बनेगा, फिर बनेगा फाइब्रिनोजन, ये देखिए। अब फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा। वहां हम लोग कहते हैं ना फाइब्रिन बनाता है, वही यही फाइब्रिन क्लॉट बना देगा। तो ये जो 13 फैक्टर है, ये जरूरत है। इनमें सबसे अधिक जरूरत क्या है, थ्रोम्बोसाइट होना जरूरी है, यानी प्लेटलेट। दूसरा, इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी है तो ये प्रोसेस वीक हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट कमी है तो ये प्रोसेस वीक हो जाएगा। तो दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, यही क्लॉट बना देगा। और इसी की वजह से वो पूरा रुक जाएगा। 3 से 7 लिखा था ना, 3 से 7 मिनट लगता है, ये लिखा है ना, 3 से 7 मिनट में समाप्त हो जाता है। ये फाइब्रिनोजन सब होता है, देखिए सब है, ये है, लेकिन उनसे बने कैसे, फिर वो, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और ये सब बन गए, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन है, वो इन दोनों के मिला करके फाइब्रिन बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, और यही क्लॉट आपको रोक देगा। इसी को बोलते हैं। फिर रिपेयर प्रोसेस शुरू होगा। अब ये देखिए, सक्रिय होने के लिए थ्रोम्बोसाइट का अंश आवश्यक है, जो कटे फटे टिश्यू के फाइबर सक्रिय होता है, ठीक है। अब लास्ट में रिपेयरिंग प्रोसेस है। ये 1-3 घंटों में वहां मौजूद फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बढ़ा देते हैं और रेशे बना करके स्वस्थ भाग को रफू कर देते हैं, और मरम्मत का कार्य 7-10 दिनों में हो जाता है। 3-7 मिनट में आपको पहले ठीक हो जाएंगे, फिर ये आपकी स्किन जो है ठीक से आएगी 7 से 10 दिनों में। दिस इज द प्रोसेस। अब जो समय है, मुझे लगता है अभी हम थोड़ा सा परप्यूरा देखिए, यही त्वचा में एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, ये जो एपिडर्मिस ऊपर वाली, इसी के नीचे से जो रक्त है वो बाहर निकलने लगता है, तो इसी को परप्यूरा बोलते हैं। तो ये कारण भी है, एक तो कोई कमी है, और दूसरा थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम हो जाए तो भी ये हो जाता है। रक्त के भौतिक गुण आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेन तो कुछ वो नहीं है। मात्रा, अम्लीयता समझ लीजिए, ये देखिए, ये हल्का क्षारीय होना चाहिए। कोई भी शरीर का भाग, शरीर के अंदर का तत्व अम्लीय नहीं होना चाहिए। अम्लीय होने से, अगर पानी कम पिएंगे तो अम्लीय होता रहेगा, तो बीमारियों को दावत दे रहे हैं, ठीक। फिर ये है रक्त, बहुत काम तो बहुत है, देखिए काम इसको पढ़िएगा। हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो ये सिस्टम आप समझ लीजिए। इसको बता दूं, तिवारी जी बोलिए, इसको बता दूं, इसमें 10 मिनट क्यों लगेगा बस? बिल्कुल सर, बता दें, खत्म कर दें आज, ये खत्म कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसको बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि यही आपको एंटीबॉडी कैसे बनता है, उसका हर रिएक्शन का, इसलिए बताना जरूरी है। अब देखिए, हम लोग जब बच्चा माँ के गर्भ में है, तो वहीं से उसको समझ में आ रहा है कि हम संसार में हमको आना है। तो प्रकृति ने क्या किया, उसको सब काम शुरुआत करा दिया। कैसे करेगा? उसी अवस्था में, उसी दशा में, जब शुरू में बच्चा है, तो क्या है, ये लिम्फोसाइट हमारे जो हैं, ये बोन मैरो से 2 जगह ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। उनको मालूम है कि संसार में बड़ा संघर्ष है। हम लोग कहते हैं ना, जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो वो संघर्ष उनको मालूम है, तो क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट क्या किए,
वहीं से उसी अवस्था में छोटे, अभी बिल्कुल नन्हा बच्चा है, मतलब आप समझ सकते हैं, कभी कभी सेब के बराबर होता हो या जो है सेब का जो बीज है उसके बराबर हो। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बोन मैरो से बने और दो जगह चले गए। क्या हुआ, एक चले गए थाइमस ग्लैंड में, जो थाइमस धाइमा कहलाती है वहां चले गए, दूसरा चले गए लीवर में। इन्होंने क्या किया, वहां पर जो पहुंच गए तो वहां इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, भैया देखो ये अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और ये ट्रेंड हो गया, इनको ट्रेनिंग दी गई लड़ने की उसी समय, और लिम्फोसाइट इनको सेंसिटाइज्ड हो गए। इसको भाई बोले ना कि आपको सेंसिटाइज कर दिया गया, मतलब आपको ट्रेंड कर दिया गया। अब ये ट्रेंड हो गए, तो जो ट्रेंड हो गया, जो थाइमस में चले गए थे वो तो टी लिम्फोसाइट कहलाए गए, और जो लीवर में चले गए थे वो बी लिम्फोसाइट कहलाए गए। क्यों, वर्चुअली पहले सबसे पहले जो खोजा गया था वो बर्ड्स में जो बर्सा अंग था वहां पर इसको खोजा गया था, तो इसलिए उसका नाम बी से बर्सा कहा गया, तो इसलिए बर्सा लिम्फोसाइट कहा गया। लेकिन वो नाम बाद में बदला नहीं, जबकि बाद में मालूम हुआ कि लीवर है, हर मनुष्य का लीवर है, तो लीवर में, लेकिन वो नाम बदला नहीं गया, तो बी लिम्फोसाइट कहा गया। उसको आगे चल के, क्योंकि बीच में ये फिर लीवर से आगे कभी कभी बोन मैरो में आ जाते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं कि बी माने बोन मैरो, तो बोन मैरो आप समझ सकते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट वही रहा थाइमस, बी लिम्फोसाइट माने लीवर से ट्रेनिंग हुई, वो भले बाद में बोन मैरो में पहुंचे, लेकिन ट्रेनिंग लीवर में हुई। ये दोनों का नाम अलग अलग हो गया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब वहां मालूम हो गया कि भैया ये टी लिम्फोसाइट है और ये बी लिम्फोसाइट है, चले गए, कोई बात नहीं। अब ये आए और कुछ चले गए बोन मैरो में, कुछ चले गए लिम्फ नोड्स में। ये नहीं रखा गया कि टी वाले बोन मैरो में जाएंगे, कहीं जहां भी है, चाहे टी वाले भी और बी वाले भी दोनों बोन मैरो में जा सकते हैं और लिम्फ नोड में दोनों जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चले गए और ये वहां पर बैठा दिए गए कि भैया जब कभी दुश्मन कोई आएगा तो आपको एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दुश्मन आ गया। दुश्मन क्या है हमारा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा, ठीक। तो अब ये जब वायरस आया तो वायरस क्या करता चाहता है, वायरस का धर्म क्या है, वायरस का धर्म ये है कि वो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस आपका बहुत वो हो, भाई उसको भोजन चाहिए ना, और आपका भोजन कहाँ बना रहा है, भोजन आपका बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो बन रही है, एनर्जी उसको भी चाहिए। तो उस एनर्जी को लेने के लिए वो कहाँ जाना चाहता है, सेल में जाना चाहता है। भाई सेल के अंदर उसको मालूम है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम पाल लेंगे तो हमको खाना पीना और सब पैसा रुपया जो चाहिए हमको मिल जाएगा, वही तो मनी है ना। उसको वहां जो एटीपी अणु है उसको करेंसी कहते हैं, इसीलिए करेंसी है वो, तो उस करेंसी को लेना चाह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की करेंसी को। तो दो तरह में काम किए, एक तो शरीर के कोष में चले गए, मान लीजिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां भी तो बैठे हुए हैं दुश्मन, हमारे उनके दुश्मन बैठे हुए हमारे शरीर के सहायक, तो या तो कोष में चले गए, या जो कोष के चारों तरफ में पड़ा हुआ ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ, तो इस बाहर फ्लूइड है, तो या तो फ्लूइड में आ गए या कोष में आ गए, सेल के अंदर चले गए। या अब देखिए सेल के अंदर क्या हुआ, अब जब पहुंचे ये रक्त में अभी है, तो इनको क्या कहा गया, इन बाहर देखिए प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, तो वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं, हम भी प्रोटीन से बने हुए हैं, और बैक्टीरिया प्रोटीन से बना हुआ है, तो वो सब उनको एंटीजन कहा गया। ठीक है, एंटीजन कहा गया। तो वो जो विशेष प्रोटीन निकाल रहा है वो एंटीजन कह रहा था, तो ये वो एंटीजन हुआ और हमारे यहाँ के एंटीबॉडी हुई, बस दो अंतर हो गए ना। तो बाहर का एंटीजन समझ लीजिए कि बाहर का आया एंटीजन हुआ। अब इन्होंने क्या किया, ये एंटीजन लेके आया
अब रक्त में घूम रहा है तो हमारे पास दुश्मन के तमाम उनसे नाम अलग अलग है, मैक्रोफेज को कहलाते हैं, मोनोसाइट भी उसमें होते हैं, मोनोसाइट भी होते हैं तमाम वो। तो ये मैक्रोफेज जो होते हैं हमारे सिपाही घूम रहे होते हैं, तो इन्होंने देखा और इनको खा लेता। अकेला आया या कम आया संख्या में, हमारे पास अधिक है, हमारे जो सिपाही हैं उनकी संख्या अधिक है। सामान्य जो जैसे पुलिस हमारे यहाँ, अभी हम सेना की बात नहीं कर रहे, सेना तो हमारे ऊपर बैठे हुए है लिम्फोसाइट, लेकिन पुलिस जो है उसने देखा और उन्हें पकड़ लिया, खा लिया, इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ करके और उसका सब नोट कर लिया कि भाई इसके पास आर्टिलरी है, इसके पास तोप है, इसके पास बंदूक है, ये इस तरह लाया हुआ है, इसकी जो है 100 मीटर की दौड़ मार है, इसके तो 10 मीटर की मार, वो सब चीजें नोट कर लिया कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। तो वो उसने अब लिख लिया। अब इसको सूचना देनी है ना कहीं, तो सूचना देने के लिए जो बगल में थाना, सब थाने है हमारे, थाने कहाँ है, थाने के रूप में हमारे लिम्फ नोड्स बैठे हुए हैं, बोन मैरो है, तो जहां बोन मैरो या लिम्फ नोड जहां भी उसको मिला वहां तुरंत पहुंचा मैक्रोफेज और कहा कि जाइए, घुस गया और बताया कि भैया एक दुश्मन इस तरह का आया हुआ है जिसके पास इस तरह की आर्टिलरी है, और ये जो है जापान में जो बनती है उस तरह की है, या अमेरिका में बनती है उस तरह की है, और ये जो है इसको मारने के लिए, तो सब बता दिया, दे दिया। अब जो ये बैठे हुए हमारे लिम्फोसाइट, ये तो ट्रेंड है, तो ट्रेंड तो है, इनको सब मालूम भी है, लेकिन नया जमाना है, तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो भूत है, अब इनको समय लगेगा, कहेंगे अच्छा अब इसके अगेंस्ट में हमको कोई चीजें ऐसी बनानी पड़ेंगी जो हमारा इनको मार सके, तो वो एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब उसने बनाया कि भैया ये एक बनाया, एक हमारा ऐसा सेल बनाया जो ऐसे मार देगा, इनको भी मार देगा, और ये मारने के बाद इसीलिए 14-15 दिन का समय लगता है। जब आपका ये युद्ध होता है तो 14-15 दिन का समय लगता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उस समय ये लिम्फोसाइट बना रहा होगा और एंटीबॉडी ना, तो एंटीबॉडी बनाता है। अब बना दिया, बनाने के बाद इसने क्या किया, एक एंटीबॉडी बनाया और उसको सेल में भेज दिया और कहा कि जाओ और प्लाज्मा प्रोटीन, हम लोगों ने पढ़ा था ना वहां प्लाज्मा प्रोटीन पे, तो प्लाज्मा प्रोटीन के पास वो लेकर के और इम्यूनोग्लोबिन लेकर के और उनसे बनाओ और एंटीबॉडीज बहुत संख्या बना दो। उसने तो वहां 2 ही 4 भेजे, लेकिन यहाँ उसने आया करके उसको हजारों की संख्या में एंटीबॉडी बनाने हैं। तो अब इसने आ करके युद्ध में आया, फिर आ गया और फिर इसने अपनी एंटीबॉडीज खुद अपना उसको अधिकार दे दिया गया है और वो एंटीबॉडी बना करके उसने अपना तैयार कर दिया। अब 2 तरह की एंटीबॉडी बनी, एक जिनकी ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट से हुई है। टी लिम्फोसाइट वहां अगर बैठा हुआ था और उसने इनको एंटीबॉडी बनाया, तो ये क्या करेगा, ये सेल में अंदर तो जो घुसा हुआ दुश्मन उससे लड़ेगा। अगर कोई सेल के अंदर एंटर कर गया तो उससे लड़ेगा, ठीक है। इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट से, थाइमस ग्लैंड से, जो टी लिम्फोसाइट से बना था, अगर उसने इनकी ट्रेनिंग दिया है एंटीबॉडी की बनाने की, अगर टी लिम्फोसाइट से जन्म हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसका काम बिल्कुल तय है कि ये जाएगा सेल के अंदर घुसे दुश्मनों से लड़ेगा। तो इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहा गया, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक, उससे एंटीबॉडी बनेगी। दूसरा बी लिम्फोसाइट, जिसका बर्सा बर्ड यानी लीवर से जिसका जन्म हुआ था, तो लीवर से जो लिम्फोसाइट बने थे उसने अगर एंटीबॉडी बनाया है, तो ये क्या करेगा, ये इसका जो एंटीबॉडी बनाएगा वो फ्लूइड्स में यानी ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बैठे हुए दुश्मनों से लड़ेगा। इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए दिए जाने वाले वैक्सीन बीसीजी, ये इस तरह का, ये दिस इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एंड एंटीबॉडीज मेकिंग एंटीबॉडीज, ठीक, इतना तक है। कोई इसमें प्रश्न पूछना हो तो बताइए बस, क्योंकि ये हम लोग बाद में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कभी, ये थोड़ा सा रह गया है बस, ब्लड ग्रुप टोल रह गया है बस, ब्लड ग्रुप आप छोड़ देंगे, आप बता देंगे। यही जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ बोलिए। उनका बार बार यस सर।
हैंड रेज कर रही है। हेलो बोलिए। सर, सर अभी तक जो आपने पढ़ा है उस इसको बंद कर हेलो दें, इसको बंद कर दें, सर, इस शेयरिंग बंद कर दें तो पढ़ाना नहीं। हाँ, शेयरिंग बंद कर दीजिए सर। हेलो एक सेकंड। बंद हो गई सर। एक से बस दूसरा तो बस क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए।